अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब ठीक ठाक हैं? अस्सलाम वालेकुम। हेलो। जी वालेकुम सलाम। कैसे आप जी सब ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाइए। जी अल्हम्दुलिल्लाह। बस 2 मिनट वेट कर लीजिए, 5 मिनट वेट कर लेते, अगर कोई और आता है तो नहीं तो हम कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है। जी, आई थिंक मुझे स्टार्ट करना चाहिए। बाकी लोग जो आएंगे वो फिर लेक्चर्स के जो रिकॉर्डिंग्स है वो अवेलेबल है, वो फिर उससे कंटिन्यू कर लेगा। जो बाद में भी ऐड होगा वो फिर लेक्चर दे लेगा। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ जी। मेरी स्क्रीन शो होगी तो आप बताइएगा। जी शेयर हो गई। ओके जी। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि हम जो है हमने कुछ सेलेस मैटर के बारे में डिस्कस कर लिया था। बेसिकली हमने सिर्फ इंट्रो किया था उसका। तो आज हम जो है वो सेलेस सेंटर के बारे में मज़ीद डिस्कस कर देंगे। हम किस तरह से जो है वो शिपमेंट्स क्रिएट करते हैं, किस तरह से हम नेटू करते हैं, और अगर हमारे पास कोई ऐसी एप्लीकेशन आती है जिसमें हम गेटेड है तो उसके लिए हम क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती है, तो वो आज हम डिस्कस कर लेंगे। और उसके अलावा आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हम अपना प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर को डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह से जो भी प्रोडक्ट अमेजोन पे सेल करने जा रहे हैं हम किस तरह देखते हैं कि उसकी क्या प्रॉफिटेबिलिटी है, उसमें से हमें कितने परसेंट जो है वो मार्जिन मिलेगा अगर हम उस प्रोडक्ट में जाते हैं और हम किस प्राइस पे उसे सोर्स करते हैं। तो सबसे पहले तो हम डिस्कस उसी को कर लेते हैं जी। ये जैसे कि मेरे सामने एक सेलर सेंटर ओपन है, तो मैं जस्ट इसे रिफ्रेश कर रहा हूँ। ओके, जैसे कि हमने लास्ट टाइम जो डिस्कस कर लिया था सेलर सेंटर के हमारे जो टैब्स थी वो हमने डिस्कस कर ली थी। तो आज हम डिस्कस कर लेते हैं जी इसके बारे में कि हम किस तरह से मीटू करते हैं। जस्ट मैं एक प्रोडक्ट ले रहा हूँ। लेट्स सपोज मैंने कोई भी एक रैंडम प्रोडक्ट ओपन की हुई है और मैं इसको ही ओपन कर लेता हूँ। मैं बेसिकली आपको बताना चाह रहा हूँ कि हम किस तरह से मीटू करते हैं। तो जैसे कि ये एक प्रोडक्ट मैंने ओपन की है और यहाँ से मैं इसका एसिन को कॉपी करता हूँ। मैं इसके एसिन को कॉपी करने के बाद जो हूँ मैं यहाँ पे जो कैटलॉग का आपको टैब शो हो रहा है, इसमें ऑप्शन आ रहा है ऐड प्रोडक्ट का। जब मैं ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मैं अपना एसिन पेस्ट कर देता हूँ और मैं सर्च पे क्लिक कर लेता हूँ। अच्छा, बेसिकली अब जब मैं सर्च पे क्लिक किया तो मुझे वो बता रहा है कि जी आपकी जो प्रोडक्ट है इसका नेम ये है, इसका जो है जी सेल्स रैंक जो है उसका मुझे 4 बता रहा है, और इसमें जो ऑफर्स है वो बता रहे हैं 16 यूज्ड एंड न्यू। यानी कि इसमें जो 16 लोग हैं, जो 16 सेलर है इस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं न्यू एंड यूज में। तो हम जो है बेसिकली हमने जो है वो न्यू प्रोडक्ट को ही सेल करना है, तो हम नेक्स्ट न्यू पे क्लिक करके सेल दिस प्रोडक्ट में क्लिक कर देता हूँ।
जैसे ही मैं सेल दिस प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने एक पेज ओपन हो गया, मुझे वो बता रहा है कि ये प्रोडक्ट का नेम है, इसकी जो प्राइस है वो ये है, और इसका मुझे एसिन शो करवा रहा है, इसका सेल्स रैंक शो करवा रहा है, और बता रहा है कि इस प्रोडक्ट को जो सेलर है वो कितने सेलर है वो सेल कर रहे हैं। उसके बाद जो मेरा काम आता है वो होता है जी सेलर एसकेयू। सेलर एसकेयू का मैंने आपको बताया था कि एसकेयू का मतलब स्टॉक कीपिंग यूनिट। सेलर एसकेयू का मतलब यहाँ पे ये है कि जी एसकेयू होता है जी कोई भी ऐसी, मैं देखो कोई मीटिंग में आया तो नहीं। एसकेयू का मतलब होता है जी कि कोई भी ऐसा आपने नंबर रख लेना है, कोई भी ऐसे वर्ड्स या कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स आपने रख लेना है कि आप अपने स्टॉक को कीप कर सकें। कि लेट्स सपोज जब आपने देखना जी कि मेरे पास ये प्रोडक्ट है और मैंने इसका स्टॉक देखना चाह रहा हूँ, मेरे पास इस प्रोडक्ट का कितना स्टॉक है, या फिर मैं इस प्रोडक्ट को सर्च करना चाह रहा हूँ, तो मैं एसकेयू को सर्च करते हुए उस प्रोडक्ट को सर्च कर सकता हूँ। तो एसकेयू के नीचे जब आप देखते हो लिखा है वंस सबमिटेड दिस फील्ड कैन नॉट बी चेंज, यानी कि जो एसकेयू है, अगर आप एक बार किसी प्रोडक्ट का कोई एसकेयू रख देते कि आप उसे दोबारा से चेंज नहीं कर सकते। और ऐसा है कि कोई प्रोडक्ट है, आपने एक प्रोडक्ट का जो एसकेयू रख दिया है वो दूसरी प्रोडक्ट का आप एसकेयू नहीं रख सकते। जिस तरह एसिन, जिस तरह एफएनएसक्यू यूनिक होता है किसी भी प्रोडक्ट के लिए, इसी तरह जो एसकेयू होता है वो भी यूनिक होता है। आप एक बार किसी भी प्रोडक्ट को जो एसकेयू असाइन कर देते हैं तो आप दोबारा से वही एसक्यू जो है वो किसी और प्रोडक्ट को असाइन नहीं कर सकते। तो इसलिए एसक्यू बेसिकली कोई मसला नहीं है, इसमें आप अपनी मर्जी से कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स रख लेते हैं। जैसे कि मेरे पास ये आ रहा है कि मैं क्या करता हूँ कि ये ब्रापंटिया ब्रांड है, मैं यहाँ पे बी लिख लेता हूँ और मुझे इसके आगे ये बिल लाइनर्स है, तो मैं यहाँ पे डैश डाल के बी एल लिख लेता हूँ, बिल लाइनर, ब्रापंटिया बिल लाइनर डैश, और फिर मैं देखता हूँ ये कौन सी वेरिएशन है, ये लिखा हुआ है साइज जे, तो मैं यहाँ पे जे लिख के साइज जे एंड डैश, और ये कितने बैग है 40 बैग है, 40। बेसिकली ये मेरा एक एसक्यू हो गया, जो कि एसक्यू अब आपने डिफाइन किया तो आपको ही ये पता है कि इस प्रोडक्ट का जो एसक्यू आपने रखा है वो क्या है। अब कोई भी अननोन पर्सन अगर आपकी लिस्टिंग पे आता है, छोटे आपको सेल्स सेंटर में लॉगिन करता है तो उसको नहीं पता कि आपने ये BBLJ40 क्या लिखा होगा, तो ये आपको ही पता है क्योंकि आपने खुद एसक्यू रखा है। जैसे कि आपने बी से ब्रापंटी या बी से एल पिन और एल से लाइनर, और जे जो है इसकी एक वेरिएशन है और 40 बैग्स है। आप अगर ये नहीं रखना चाहते तो आप पूरा नाम भी रख सकते हैं, जैसे कि मैं पूरा प्रॉपर्टी भी लिख लूंगा, साथ बिल लाइनर जे एंड 40 बैग्स। ये आप पे डिपेंड करता है। एसक्यू जो होता है वो आप पे डिपेंड करता है, आपने अपनी मर्जी से रखना होता है, इसका जो है आपकी लिस्टिंग पे कोई इफेक्ट नहीं होता। क्योंकि एसक्यू जो होता है वो आपने अपने लिए एक प्रोडक्ट को सर्च करना होता है, तो आप क्या करते हैं, आप जब भी किसी प्रोडक्ट को मेटू कर रहे होते हैं तो आप क्या करेंगे, आप कोई एक शीट बना लेते हैं गूगल शीट के, जिसमें आपने लिखा जी भाई मैंने इस प्रोडक्ट का ये एसिन है, इसका ये नेम है और इसका ये एसक्यू है जिसको मैं मेटू करने जा रहा हूँ, आप अपने पास सेव करके रख लेते हैं। तो इस तरह से आप जो है वो एसक्यू डिफाइन कर लेते हैं। तो आप अगर एक बार इसे सबमिट कर देंगे तो दोबारा से आप ये एसक्यू रख भी नहीं सकते और किसी और प्रोडक्ट को भी असाइन नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स या वर्ड्स हो सकता है या कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, ये आप अपनी मर्जी से डिफाइन कर लेते हैं एसक्यू। जैसा कि इस पे लिखा भी आ रहा है कि अगर आप इसे एक बार सबमिट कर देंगे तो आप इस फील्ड को दोबारा से चेंज नहीं कर सकते। सेलर सेंटर में आपका जो सेलर सेंटर है उसकी आईडी में ये जो है वो सेव हो जाता है बेसिकली। तो अगर आप इस लिस्टिंग को दोबारा डिलीट करने के बाद दोबारा भी इस एसक्यू को रखना चाहेंगे तो आप इस एसक्यू को नहीं रख सकते, क्योंकि वो आपके सेलर सेंटर में ये एसक्यू जो है वो उस प्रोडक्ट के लिए डिफाइन हो चुका है, आप इसे चेंज नहीं कर सकते। तो एसक्यू आप जो मर्जी रख सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है, आप कोई कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स रख ले या कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स रख ले या फिर कोई नंबर रख ले, इस तरह से आप एसक्यू को डिफाइन कर सकते हैं अपनी। और उसके बाद आता है जी कि योर प्राइस। योर प्राइस में होता है जी कि आपने इस प्रोडक्ट को किस प्राइस पे सेल करना है। जैसे कि लेट्स सपोज के यहाँ पे जो है जी ये प्रोडक्ट जो 10.86 पे सेल हो रही है, तो बेसिकली अभी जो बाय बॉक्स है वो FBM के पास है, और हम देख लेते हैं कि बाय बॉक्स जो है वो FBA सेलर के पास अगर इसमें इन्वॉल्व हो, जैसे कि देखें जी FBA सेलर इन्वॉल्व है और वो इस प्रोडक्ट को जो है जी वो 12 पे सेल कर रहा है। तो मैं क्या करूंगा, मैं जो हूँ मैं बेसिकली FBA सेलर हूँ, तो मैं तो इस प्रोडक्ट को 12 पे अगर मैं सोर्स करता हूँ तो मैं इसको 12 पे ही सेल करूंगा। तो ये जो प्राइस है ये आपकी अपनी प्राइस है कि आपने इस प्रोडक्ट को किस प्राइस पे सेल करना है। तो मैं एज अ डमी कोई भी नंबर यहाँ पे साइन करना है, मैं कोई भी प्राइस यहाँ पे लगा रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है जी मैं इस प्रोडक्ट को 12 पाउंड में सेल करता हूँ।
अब ये क्वांटिटी की बात आ गई, अब इसको आप स्किप करते हैं, मैं आपको इसके बारे में बाद में बता देता हूँ। अब इसके बाद एक हमारी जो है वो कंडीशन आ जाती है। कंडीशन में क्या आता है जी कि आपने किस किस्म की प्रोडक्ट को सेल करना है। हमने न्यू प्रोडक्ट को ही सेल करना है। मैं यहाँ पे जो हूँ वो कंडीशन जो हूँ वो न्यू ही रखूंगा। और उसके बाद यहाँ पे आ जाए फुलफिलमेंट चैनल। ये हमारे लिए बहुत जरूरी चीज है। जो फुलफिलमेंट चैनल है ना, इसको हमने बेसिकली देखना है। फुलफिलमेंट चैनल में वो बता रहा है जी आई विल शिप दिस आइटम माई सेल्फ, यानी कि वो मर्चेंट फुलफिल्ड यानी कि FBM, या फिर Amazon विल डिस्पैच एंड प्रोवाइड कस्टमर सर्विसेज फुलफिलमेंट फुलफिल्ड बाय Amazon। कि मैं यहाँ पे अब उसको बताता हूँ सेलर सेंटर को या Amazon को मैं बता रहा हूँ यहाँ पे तो कि भाई मैं इस प्रोडक्ट को FBA करना चाह रहा हूँ या FBM कर रहा हूँ। तो अगर जब आप FBM कर रहे होगे तो फिर आपको यहाँ पे क्वांटिटी डिफाइन करनी पड़ेगी। आपको कोई बताना पड़ेगा कि भाई मेरे पास मैं बेसिकली FBM कर रहा हूँ और मेरे वेयर हाउस में इस प्रोडक्ट का इतना स्टॉक पड़ा हुआ है। तो वो आपको यहाँ पे क्वांटिटी डिफाइन करनी पड़ेगी अगर आप FBM सिलेक्ट करते हैं। लेकिन हम जो है वो FBA करते हैं। जैसे ही मैं यहाँ पे FBA पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ से वो जो मेरे पास क्वांटिटी का मुझे टैब शो करवा रहा था यहाँ पे, अब वो मेरे पास नहीं आ रहा क्योंकि मैंने FBA सेलेक्ट कर लिया है। क्योंकि जब मैं Amazon को प्रोडक्ट भेजूंगा तो उसे पता चल जाएगा कि भाई ये जो सेलर है मेरे पास प्रोडक्ट भेज रहा है, ये FBA कर रहा है। ये मेरे पास कोई भी क्वांटिटी जब भेजेगा तो मुझे बाद में पता चल जाएगा, क्योंकि Amazon के पास इन्वेंट्री जानी होती है। तो वो जो है उसको पता चल जाता है कि ये किस किस्म की प्रोडक्ट आ रही है, किस और इसकी कितनी ही क्वांटिटी जो है मेरे पास आ रही है। तो इसलिए जब हम FBA कर लेते हैं, मेरे पास जो क्वांटिटी का ऑप्शन था वो रिमूव हो जाता है। और उसके बाद नेक्स्ट जब हम जाते हैं तो यहाँ पे अब वो मुझे बता रहा है ठीक है जी। अब यहाँ पे से हमारा यहाँ पे बस इतने ही स्टेप्स हमने करने। जब हमें मेटू करना होता है हमने सबसे पहले एक बार मैं दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ। तो जब हम मेटू करते हैं हम क्या करते हैं, सबसे पहले कैटलॉग में जाके ऐड प्रोडक्ट में जाके ऐसे इनको पेस्ट करने के बाद हम सर्च पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये ऐसी एक टैब ऐसा एक पेज ओपन हो जाता है। ठीक है, वहां पे आके सेल दिस प्रोडक्ट पे जब आप क्लिक कर लेते हो फिर आपको यहाँ पे ये नेक्स्ट मूव करवा देता है जी नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे आपसे वो पूछता है कि भैया आप बताए आपने इस प्रोडक्ट का जो है वो SKU क्या डिफाइन करना है। तो आप यहाँ पे अपने प्रोडक्ट का SKU डिफाइन करते हैं। मैंने बता दिया कि SKU होता है वो स्टॉक कीपिंग यूनिट होता है। आप अपने स्टॉक को कीप करने के लिए कोई भी नंबर्स या कोई भी वर्ड्स जो है वो असाइन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि SKU आप इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं जिस तरह से मैंने यहाँ पे जो भी मेरे पास प्रोडक्ट है उसका मैंने फर्स्ट वर्ड तो देख के वो लिखा ताकि मुझे अब पता होगा मैंने इसको डिफाइन किया, मुझे पता है कि मैंने इसको क्या लिखा है। तो आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारी प्राइस। यहाँ पे आपने प्राइस मेंशन करनी है अपनी कि आपने इस प्रोडक्ट को किस प्राइस पे सेल करना है Amazon पे। उसके बाद नेक्स्ट आती है हमारी कंडीशन आती है कि हमने किस कंडीशन में अपनी प्रोडक्ट को सेल करना है। वो बेसिकली जो हमारी कंडीशन होगी वो हम जो है न्यू प्रोडक्ट को ही सेल करते हैं Amazon पे, हम यूज्ड प्रोडक्ट को सेल नहीं करते। उसके बाद आता है फुलफिलमेंट चैनल। फुलफिलमेंट चैनल में आपने उसमें से दो ऑप्शंस आपको दे रहा है, एक होता है FBM, दूसरा होता है FBA। FBM में क्या होता है वो बता रहा है कि आई विल शिप दिस आइटम माई सेल्फ। FBM में मैं अपनी प्रोडक्ट को खुद ही पिक भी करता हूँ, पैक भी करता हूँ, शिप भी करता हूँ कस्टमर को। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं अपने वेयर उसमें प्रोडक्ट को रख लेता हूँ। लेकिन FBA में क्या होता है जी कि आप जो है वो Amazon को प्रोडक्ट सेंड कर देते हैं, Amazon उस प्रोडक्ट को डिस्पैच भी करता है, पिक भी करता है और उसकी जो भी पैकिंग की डिटेल्स है वो भी करता है। तो हमने बेसिकली यहाँ पे FBA सेलेक्ट करने के बाद जब हम नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे फिर हम इसको सेव एंड फिनिश पे क्लिक करते हैं। ओके, मैंने सेव एंड फिनिश पे क्लिक किया। जस्ट अ मोमेंट, मैं बस लॉगिन कर लूँ इसमें। ओके जी, मैं दोबारा करता हूँ। बेसिकली वो मैंने लॉगिन नहीं किया और शायद वो पहले से लॉगिन था लेकिन एक्सपायर हो गया होगा लॉगिन। तो मैंने दोबारा से लॉगिन कर लिया और मैं दोबारा से करता हूँ आपके सामने एक बार। यहाँ पे हम प्रोडक्ट को सर्च करते हैं जी, हम इसकी कंडीशन को सिलेक्ट कर लेते हैं सेल दिस प्रोडक्ट पे आके।
और यहाँ पे हम इसका SKU देते हैं जी। मैं इसका SKU जो हूँ वो मैं दे देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ प्राइस इसकी जो थी मैंने वेरिएबल लिखी थी, यहाँ पे कंडीशन में न्यू कर लेता हूँ और उसके बाद मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ जी FBA। उसके बाद ये मैं सेव एंड फिनिश पे जब मैं क्लिक करता हूँ वन आइटम पर मेंशन क्लिक करके ओके, ये देखिए अब वो आपके सामने केस आ ही गया है। बिकॉज वो बता रहा है कि जी बिकॉज द SKU you entered is already being used on different product, it can't be changed, it cannot be refused, please supply a different SKU। अब मुझे वो बता रहा है कि आपने ये SKU पहले यूज कर लिया हो, तो मैं सिर्फ यहाँ पे जी ओके जी मैं यहाँ पे ये रख लेता हूँ जी। अब आई होप कि हो जाएगा जी। अब मैंने सेव एंड फिनिश पे जब क्लिक किया है, अब यहाँ पे हम नेक्स्ट मूव कर गए हैं। अब देखिए जी यहाँ पे जो हमने उस दिन बार डिस्कस कर रहे थे कि मैन्युफैक्चरर बारकोड, और फिर यहाँ पे एक ऑप्शन था जी, ये देखिए मैन्युफैक्चरर बारकोड और अमेजोन बारकोड। यहाँ पे हम वो डिसाइड करते हैं जी कि मैं वो आपसे पूछे चूज बारकोड टाइप, कि आप हमें बताएं कि आप कौन सा बारकोड यूज करते हैं, यानी कि इस प्रोडक्ट के लिए सॉरी इस प्रोडक्ट के लिए अमेजोन का आपने जैसे मर्चेंट SKU आपका, अगर ठीक है SKU आपने ये डिफाइन कर दिया था, इसका इस प्रोडक्ट का टाइटल ये आ चुका है, और इसके बाद यहाँ पे आपको बता दिए बारकोड टाइप कि आपने जो बारकोड है वो कौन सा यूज करना है। यहाँ पे आपको वो दो ऑप्शन दे रहा है, एक मैन्युफैक्चरर बारकोड, एक अमेजोन बारकोड। अमेजोन बारकोड बेसिकली यहाँ पे भी आप देखते हैं बेसिकली FNSKU को कह रहा है। वो क्या करते हैं जी वो कि हम यहाँ से अपनी कॉस्ट को बचा सकते हैं। हम अगर मैन्युफैक्चरर बारकोड पर जाते हैं तो फिर हमें ज़रूरत नहीं है कि हम FNSKUs को अपने प्रोडक्ट के ऊपर पेस्ट करें। अगर हम अमेजोन बारकोड को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं तो फिर हमें वो FNSKUs को अपने प्रोडक्ट के ऊपर पेस्ट करना ही पड़ेगा। वो फिर हमारे लिए कोई और ऑप्शन नहीं है कि हम उसको स्किप कर दें। ये देखिए यहाँ पे आपको बताया यूज मैन्युफैक्चर बारकोड, जैसे कि UPC होता है जी AN, और ये बता रहे हैं डेट आर ऑलरेडी ऑन द यूनिट व्हेन द SN इज एलिजिबल। तो आपको बता रहा है कि अगर आप मैन्युफैक्चर बारकोड की बात करते हैं तो वो क्या होता है, वो ऑलरेडी होता है हर यूनिट के ऊपर मैन्युफैक्चर बारकोड लगा हुआ होता है। और फिर यहाँ पे कहते हैं प्रिंट अमेजोन बारकोड या FNSKU फ्रॉम विद इन योर सेल्स सेंटर अकाउंट एंड अप्लाई देम योरसेल्फ। कि आप अगर मैन्युफैक्चर बारकोड यूज करते हैं तो वो तो फिर प्रोडक्ट के ऊपर बेसिकली लगा ही होता है, आपने उसको कुछ नहीं लगाना, वो बस आपने इन्वेंट्री जो है वो अमेजोन के पास भिजवा देनी है। और अगर आप यहाँ पे FNSKU को सिलेक्ट कर लेते हैं तो फिर वो कहता है जी आपको जो है जी FNSKU जो है वो अपने सर्विस सेंटर से आप उसे ले लेंगे और फिर उसको आप पेस्ट करेंगे अपनी हर प्रोडक्ट के ऊपर। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ मैन्युफैक्चर बारकोड को क्लिक कर लेता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी कॉस्ट क्यों जो 30 सेंट्स है या 30 पेनीज है या 40 पेनीज या 40 सेंट्स है वो मैं क्यों यूज करूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मैन्युफैक्चरर बारकोड को यूज करके सेव एंड कंटिन्यू कर लेता हूँ। अब बेसिकली जब मैंने सेव एंड कंटिन्यू कर दिया तो बेसिकली यहाँ पे जो हमारा मीटू है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे छोड़ देना है इसे। ठीक है जी, अब हमारा मीटू कंप्लीट होगा। मुझे अब यहाँ पे क्या है, सेंड टू अमेजोन। अब अपने मीटू तो कंप्लीट कर लिया है, अब आप क्या करें कि अपनी इन्वेंट्री को सेंड कर दें अमेजोन पे। तो अब मैं कैसे देखूंगा कि मैंने जो मीटू किया है वो कंप्लीट हो चुका है नहीं हो चुका। इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं इन्वेंट्री के टैब में जाके मैनेज FBA इन्वेंट्री पे क्लिक कर देता हूँ। अभी जो है वो एकदम से यहाँ पे आपको शो नहीं होगा, वो आपको इट टेक्स अराउंड अबाउट 10 to 15 मिनट्स। 10 से 15 मिनट के बाद जो आपने जिस प्रोडक्ट को मीटू किया होगा वो आपकी मैनेज FBA इन्वेंट्री में शो हो जाएगी। तो अभी के लिए हम इसे यहाँ पे छोड़ देते हैं, मैं इसको रिफ्रेश करता रहूँगा। जैसे ही वो शो होगी तो मैं आपको इसे दिखा दूंगा कि भैया आपने इस प्रोडक्ट को मीटू किया था और वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगी। बेसिकली ये मैंने कुछ प्रोडक्ट्स को मीटू किया हुआ है और वो प्रोडक्ट्स जो है वो मेरे पास यहाँ पे शो हो रही है जो मैंने प्रोडक्ट्स को मीटू किया हुआ है। तो मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, मैं देखता हूँ अगर मेरे पास वो शो हो जाए। सर आप क्या लफ्ज यूज कर रहे हैं मीटू, ये क्या मतलब? ये जो हमने अभी किया है इसको मीटू कहते हैं। कि मैंने इस प्रोडक्ट को, अब ये जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कि ये प्रोडक्ट थी ना, ये वाली प्रोडक्ट,
जैसे कि हमने फर्स्ट क्लास में, अगर आप अवेलेबल थे तो मैंने उसमें डिस्कस किया था कि मीटू क्या होता है। मीटू क्या होता है जी, कि मैंने इस प्रोडक्ट के साथ मीटू कर लिया कि मैं भी मीटू का बेसिकली मकसद है कि मैं भी मीटू मैं भी अच्छा कि अच्छा, मैं मैं भी, समझ गया। अच्छा अच्छा, उस सेंस में मी टू के मैं भी ये सेल करूंगा। हाँ जी, मैं भी इस प्रोडक्ट को सेल करना चाहता हूँ। जिस तरह से ये 16 सेलर्स जो है इन्होंने भी मीटू किया है इस प्रोडक्ट को, तो इसी तरह मैंने भी इस प्रोडक्ट को मीटू कर लिया है। क्योंकि जब आपने अमेज़न पे किसी भी प्रोडक्ट को सेल करना है तो उसको आपको मीटू करना ही पड़ेगा। मीटू किए बगैर आपकी वो लिस्टिंग जो है वो आपके सेल सेंटर में शो नहीं होगी। तो आपने इसको मीटू कर लिया। बेसिकली ये जो हमने अभी स्टेप्स किए हैं, अभी बेसिकली हमने मीटू करने के किए हैं। अब ये देखें, मैंने दोबारा से रिफ्रेश किया और ये देखें, ये वाली प्रोडक्ट थी अभी हमने जिसको हमने मीटू किया था, कि वो अब क्या है जी, वो मुझे बता रहा है कि जी इसका जो स्टेटस है वो इनएक्टिव है, आउट ऑफ स्टॉक है। आउट ऑफ स्टॉक मुझे क्यों बता रहा है? क्योंकि मैंने तो अभी इसका कोई स्टॉक ही अमेज़न को नहीं भेजा, अभी तो जस्ट मैंने इसे मीटू किया है, इसलिए वो जो प्रोडक्ट है वो मेरी मैनेज FBA इन्वेंट्री के टैब में मुझे शो हो गई है। ठीक है जी, मेरे पास जो है वो प्रोडक्ट आ चुकी है यहाँ पे। इसी तरह वो हमें इस प्रोडक्ट की इमेज जहाँ पे दिखा रहा है, और अब ये SKU आपको दिखा रहा है। आपने जो SKU डिफाइन किया था मैंने, जैसे कि यहाँ पे इसका SKU लिखा था और नीचे वाले साइड पे कंडीशन लिखी है, तो मुझे बता रहा है न्यू कंडीशन है इसकी। और यहाँ पे मुझे इस प्रोडक्ट का नेम बता रहा है, और यहाँ पे नीचे एसिन है, इस प्रोडक्ट का एसिन और नेम मुझे यहाँ पे शो करवा रहा है। अब यहाँ पे मुझे बता रहा है जी डेट क्रिएटेड, कि कब आपने इसको क्रिएट किया है। आज 14 मार्च है, तो यहाँ पे मुझे 14 शो करवा रहा है। और स्टेटस चेंज डेट, बेसिकली इसको समझ लीजिएगा, स्टेटस चेंज डेट क्या होती है जी। अभी आपने इस प्रोडक्ट को मीटू किया तो अभी आपको क्रिएशन डेट और स्टेटस चेंज डेट जो है वो सेम शो करवा रहा है। ठीक है, आपकी जो स्टेटस चेंज डेट है वो चेंज होती रहेगी। वो कब चेंज होती रहेगी? जब जब आपकी प्रोडक्ट एक्टिव होगी और फिर इनएक्टिव हो जाएगी। जिस दिन आपकी प्रोडक्ट, जैसे लेट्स सपोज कि मैंने ये अभी इसको मीटू किया है और इसकी क्रिएशन डेट और स्टेटस चेंज डेट जो अभी सेम है, जब मैं इस प्रोडक्ट की इन्वेंट्री जो वो अमेज़न को बेच दूंगा और अमेज़न इस प्रोडक्ट की इन्वेंट्री को रिसीव करके मेरी प्रोडक्ट को एक्टिव कर देगा यहाँ पे, यानी कि जब उसको स्टॉक रिसीव हो जाएगा, मेरी प्रोडक्ट जो है वो एक्टिव हो जाएगी सेलिंग के लिए। तो यहाँ पे जिस दिन मेरी प्रोडक्ट एक्टिव होगी उस दिन की यहाँ पे डेट आ जाएगी कि भाई ये बेसिकली जो क्रिएशन डेट है वो नहीं चेंज होगी। अब आपकी सिर्फ स्टेटस चेंज जो डेट है वो आपकी चेंज हो जाएगी। भाई आपका जो स्टेटस है इस प्रोडक्ट का इनएक्टिव था और अब एक्टिव हो चुका है, उसकी यहाँ पे डेट आपको शो हो जाएगी। और फिर दोबारा से वो जो डेट है वो कब चेंज होगी? जब आपकी प्रोडक्ट का जो स्टेटस है वो एक्टिव से इनएक्टिव जाएगा, जब आप उस प्रोडक्ट में आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा या फिर आपने उस प्रोडक्ट को सारा सेल कर लिया होगा और आप उस प्रोडक्ट की इन्वेंट्री नहीं बेच रहे, तो दोबारा से जो आपकी वो स्टेटस चेंज डेट है वो दोबारा से चेंज हो जाएगी। जिस दिन आप आउट ऑफ स्टॉक हुए होंगे उस दिन आपकी यहाँ पे स्टेटस जो है वो चेंज हो जाएगा डेट का। और उसके बाद यहाँ पे FNSKU की बात हम करते हैं। मैंने बताया कि हमने अभी क्या वाला सेलेक्ट किया है, अभी हमने जस्ट जो प्रोडक्ट को मीटू करते हुए हमने मैन्युफैक्चरर बारकोड का हमें ऑप्शन दे रहा था, तो हमने मैन्युफैक्चरर बारकोड को सिलेक्ट कर लिया। तो इसलिए यहाँ पे मुझे इस प्रोडक्ट का एसिन शो करवा रहा है। आप देख सकते हैं ये प्रोडक्ट का एसिन है, ये और FNSKU भी सेम शो करवा रहा है मुझे, क्योंकि हमने मैन्युफैक्चरर बारकोड को सिलेक्ट किया, तो इसलिए उसने मुझे एसिन ही शो करवा दिया यहाँ पे। लेकिन अगर मैं FNSKU सेलेक्ट करता तो जैसे कि आप नीचे वाले प्रोडक्ट का देख सकते हैं, ये बेसिकली एक FNSKU है, तो यहाँ पे मुझे FNSKU शो करवा, इसका एसिन ये है लेकिन इसका FNSKU जो है वो चेंज है। आप देख सकते हैं कि एसिन चेंज है, FNSKU चेंज है, लेकिन क्योंकि मैंने इस प्रोडक्ट में अमेज़न बारकोड को सिलेक्ट किया हुआ था और इस प्रोडक्ट में जो कि अभी मैंने आपके सामने जिसको मीटू किया है, इसका मैंने जो है वो मैन्युफैक्चरर बारकोड सेलेक्ट किया था, तो हमें जो है FNSKU पेस्ट करने की जरूरत नहीं है, हमने जस्ट इन्वेंट्री जो है अमेज़न को डायरेक्टली शिप करवा देनी है। तो इसलिए यहाँ पे वो आपको एसन ही शो करवा रहा है FNSKU में भी। और नेक्स्ट जब आप आते हैं यहाँ पे वो आपको प्राइस शो करवा रहा है। मैंने जहाँ वहाँ पे देखा आपने कि मैंने वहाँ पे 12 पाउंड की प्राइस ली थी, तो मैंने अब मुझे वो 12 पाउंड ही यहाँ पे शो करवा रहा है प्राइस का भी। और अगर आप बिजनेस प्राइस की बात करते हैं तो वहाँ पे आप बिजनेस प्राइस लगा सकते हैं, लेकिन मैंने बिजनेस प्राइस जो है वो नहीं लगाई इस प्रोडक्ट की। और यहाँ पे इनबाउंड, अवेलेबल, अनफुलफिलेबल और रिजर्व, ये हमें जो 4 ऑप्शन शो करवाता है, इनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे ये क्या चीजें होती है। जब यहाँ पे आपको इनबाउंड शो करवा रहा है, इनबाउंड का मतलब है कि जब आप इस प्रोडक्ट की शिपमेंट को क्रिएट करेंगे ना, लेट्स सपोज कि मैं कहता हूँ जी कि मैं इस प्रोडक्ट की
शिपमेंट को क्रिएट करने के लिए मैं 30 पीसेज जो हूँ वो स्टार्ट में भी भेजता हूँ एज अ टेस्ट इन्वेंट्री। तो जब आप शिपमेंट क्रिएट कर लेंगे तो इन बाउंड में आपके यहाँ पे 30 पीस यहाँ पे शो हो जाएंगे। इन बाउंड में आपके 30 पीस यहाँ पे शो हो जाएंगे। और जब आपकी वो प्रोडक्ट जो है वो अमेजोन को रिसीव हो जाएगी तो फिर आपके जो 30 पीस यहाँ पे शो हो रहे थे वो फिर आपके मूव होके रिजर्व में आ जाएंगे। फिर आपके रिजर्व में जो है वो 30 पीस जो है वो शो हो जाएंगे। और फिर जब आपके वो 30 पीस जो है अमेजोन अपने वेयर हाउस में उस बॉक्स जिस बॉक्स में आपने इन्वेंटरी भेजी हुई होगी उसको ओपन करके अपने पास जब अमेजोन वेयर हाउस में उस प्रोडक्ट को स्कैन करके रख लेता देन वो आपके प्रोडक्ट को अवेलेबल में शो करवा देता है कि अब आपने 30 पीसेज जो भेजे थे वो आपके अवेलेबल है सेलिंग के लिए। और फिर इस तरह आपको अब लेट्स को यहाँ पे 30 पीसेज आ गए और यहाँ पे अब 00 यहाँ पे शो हो रहा होगा। अब आपको किसी भी इस प्रोडक्ट का जब एक ऑर्डर आएगा तो आपका जो वहाँ पे 29 यहाँ पे शो हो जाएगा और रिजर्व में एक चला जाएगा, क्योंकि वो जो रिजर्व में एक पीस गया होगा या एक यूनिट गया होगा बेसिकली वो सेल हो चुका है, अब वो दोबारा से अवेलेबल नहीं होगा। और इसी तरह जो प्रोडक्ट आपकी ऐसी यूनिट आपका प्रोडक्ट का जो कि अनफुलफिलेबल होगा, जो कि डैमेज होगा, जो आप की इन्वेंट्री ऐसी होगी जो कि कस्टमर के पास गई होगी या फिर वो डैमेज होगा तो वो यहाँ पे आपको अनफुलफिलेबल में शो हो रहा होगा। अमेजोन कहेगा भाई ये आपका पीस जो है अनफुलफिलेबल है, हमारे लिए हम इसको अनफुलफिल नहीं कर सकते, तो आपका वो पीस जो है वो कभी भी सेल नहीं होगा, वो फिर आपके यहाँ पे अनफुलफिलेबल में वो शो करवा देगा आपको। तो ये इनबाउंड अवेलेबल अनफुलफिलेबल रिजर्व में अगर कोई क्वेश्चन है तो वो आप मुझसे पूछ ले, ताकि इन सब में जो आपको वो डिफरेंस जो है ना वो क्लियर हो जाए आपको। ये रिजर्व में आपने क्या बताया था, रिजर्व का क्या है मतलब है? मैं बता देता हूँ दोबारा से। अब जब आपने इस प्रोडक्ट की जो है शिपमेंट क्रिएट की, जब आपने लेट्स सपोज कि आपने कहा कि मैं इस प्रोडक्ट को टेस्ट करने जा रहा हूँ और मैंने इस प्रोडक्ट के 30 पीसेस जो है वो अमेजोन को सेंड करने हैं। जब आप 30 पीसेस अमेजोन को सेंड करेंगे, मैं दोबारा सबको बता देता हूँ एक बार ना, जब आप 30 पीसेस अमेजोन को सेंड करने जा रहे होगे, जब आपने शिपमेंट क्रिएट कर ली होगी ना, तो तब वो आपके जो 30 पीसेस है वो यहाँ पे इन बाउंड में शो करवा देगा कि आपके जो 30 पीसेस हमारे पास इन बाउंड है, तो अभी तक हमारे पास आए नहीं लेकिन इन बाउंड है वो, ठीक है। और देन जब आपकी शिपमेंट जो है वो अमेजोन को रिसीव हो जाएगी तो आपके वो जो 30 पीसेस यहाँ पे इन बाउंड में शो हो रहे थे वो आपके रिजर्व में शो होने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। जब आपकी इन्वेंट्री अमेजोन को डिलीवर हो जाएगी, आपके जो 30 पीसेस इन बाउंड में शो हो रहे थे वो आपको रिजर्व में शो करवाना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। और जैसे ही वो आप अमेजोन जो है आपके इन्वेंट्री को रिसीव करके आपके बॉक्सेस को ओपन करता है और उसमें से प्रोडक्ट को निकाल लेता है, तो देन वो जो रिजर्व में 30 पीसेस आपको शो हो रहे थे वो आपके अवेलेबल में आ जाएंगे। अब आपके यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0 होगा और यहाँ पे भी 0 होगा, क्योंकि आपके जो 30 पीसेस थे वो आपके अवेलेबल है फॉर सेलिंग। अब हम दूसरी तरफ आ जाते हैं कि जब आपके 30 पीसेस अवेलेबल हो गए सेलिंग के लिए, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि अब आपको इस प्रोडक्ट का एक यूनिट का किसी कस्टमर ने आपको ऑर्डर दिया है जी एक पीस का या एक यूनिट का, अब आपने 30 पीसेस भेजे थे, यहाँ पे अब 29 आ जाएगा और जो आपका ऑर्डर आया होगा प्रोडक्ट का या सिंगल यूनिट जो आपका सेल हुआ होगा वो फिर दोबारा से रिजर्व में चला जाएगा। वो रिजर्व में इसलिए चला जाएगा क्योंकि वो अब उस कस्टमर के लिए रिजर्व हो चुका है, वो दोबारा से सेलिंग के लिए अवेलेबल नहीं होगा। तो जो सेलिंग के लिए अवेलेबल होंगे पीसेस वो आपको अवेलेबल में शो हो रहे होंगे और जो कस्टमर्स के ऑर्डर आते जाएंगे वो आपके दोबारा से पीसेस जो है वो रिजर्व वाले टैब में चले जाएंगे, क्योंकि वो रिजर्व हो गया है उस कस्टमर के लिए। अमेजोन जो है वो खुद ही उसको पिक पैक और शिप कर देगा उस कस्टमर तक, ठीक है जी। क्लियर है आपको? जी 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 क्लियर है। ओके जी। अच्छा नेक्स्ट आता है जी एस्टिमेटेड फी पर यूनिट सोल्ड के आपने इस प्रोडक्ट का जब एक यूनिट सोल्ड करना है तो उस पर अमेजोन ने जो फीस चार्ज करनी है वो 4.05 पाउंड जो है वो इस प्रोडक्ट पे चार्ज करेगा। वो बता रहा है कि इंक्लूड्स 2.21 FBA फीस, यानी कि 2.21 पाउंड जो है वो इसकी FBA फीस होगी और उसमें जो 4. आप अगर 4.05 में से 2.21 माइनस कर देते हैं तो जो अमाउंट रह जाएगी वो बेसिकली रेफरल फी होगी जो कि अमेजोन चार्ज करता है हर प्रोडक्ट। मैंने आपको बताया हुआ था कि अमेजोन
दो किस्म की फीसेस चार्ज करता है, एक चार्ज करता है जी रेफरल फी और दूसरी हमसे चार्ज करता है FBA फीस। तो यहाँ पे वो बता रहा है कि 4.05 पाउंड्स जो है वो उसमें इंक्लूड किया गया है, 2.21 जो FBA फीस भी इसमें इंक्लूड है। तो ये था जी हमारा मीटू करने का जो था वे, और उसके अलावा कि हमने चेक कर लिया कि हम किस तरह से अपनी जो प्रोडक्ट जो हमने मीटू की होती है वो हम किस तरह से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आके मैंने आपसे वो डिस्कस भी कर लिया कि इसका स्टेटस क्या होता है, SKU, इसका नेम आके यहाँ पे FNSQ को भी हमने डिस्कस कर लिया है और मैन्युफैक्चरर बारकोड को भी डिस्कस कर लिया। यहाँ पे हम प्राइस को डिस्कस कर चुके हैं, इनबाउंड, अवेलेबल, अनफुलफिलेबल और रिजर्व। इसमें से कोई भी आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछे, क्योंकि हमने यहाँ पे ये सब कुछ डिस्कस कर लिया है। क्योंकि आपको इन सब जो भी हमारे यहाँ पे वर्ड्स यूज हो रहे हैं उनका पता होना चाहिए, ताकि कि हम देख सके कि ये क्या क्या चीज़ें हैं, क्योंकि हमारी ये चीज़ें जब मूव होगी। अब मैं लेट्स सपोज आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ। मैंने जस्ट इस प्रोडक्ट की इन्वेंट्री बेची है, मैंने अभी आज ही या कल मैंने इसकी शिपमेंट क्रिएट की थी, और ये मुझे बता रहा है मैंने एक टेस्ट इन्वेंट्री भेजी, 30 पीस मुझे इन बाउंड में शो करवा रहा है। बेसिकली मेरी जो अभी प्रोडक्ट है वो अभी इनको डिलीवर नहीं हुई, तो इसलिए मुझे वो इन बाउंड में शो करवा रहा है। और देन जब मेरी शिपमेंट इनको डिलीवर हो जाएगी, मुझे यहाँ पे वो शो करवा देगा रिजर्व में 30 पीस। आप देख रहे हैं यहाँ पे जो अवेलेबल मुझे 0 पीसेस शो करवा रहा है, वो 0 इसलिए शो करवा रहा है कि मेरी इन्वेंट्री जो भी इन बाउंड है। तो यहाँ पे बाद में रिजर्व में जाएगी और फिर रिजर्व से दोबारा मेरी इन्वेंट्री जो है वो अवेलेबल में आ जाएगी 30 पीसेस, और जब सेलिंग होती जाएगी वो दोबारा से उसे रिजर्व करता जाएगा, और यहाँ से पीसेस जो है वो कम होते जाएंगे। जितने पीसेस सेल हो जाएंगे उतने ही वो कम होते जाएंगे। इस तरह से हम रिव्यू करते हैं प्रोडक्ट को, और उसके जो आपके सामने जो भी इसकी हमने टैब्स डिस्कस कर लिए जी। क्लियर है जी यहाँ तक आपको? हाँ जी क्लियर। ओके जी, हम नेक्स्ट मूव करते हैं जी। अब कैटलॉग में सिर्फ हम एक ही काम करते हैं जी, अपने प्रोडक्ट को यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। यहाँ से हम सिर्फ अपने प्रोडक्ट को मीटू करते हैं, और मीटू करने का जो स्टेप्स है या कोई क्वेश्चंस है यहाँ पे जो आपसे उसने पूछा हुआ है वो मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। तो अभी मैं जस्ट इसके होम पेज पे जाता हूँ जी। अब यहाँ पे लेट्स सपोज कि जी अब मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि अगर ऐसी कोई प्रोडक्ट जिसको हमने मीटू करना हो और वो बताए कि जी आप इस प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकते, आप यहाँ पे अगर वो देखते हैं मेरी एक सेलिंग एप्लीकेशन, व्यू सेलिंग एप्लीकेशन पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मैं देखता हूँ जी कि मेरी अंडर रिव्यू में और तो मैं क्लिक कर लेता हूँ। अब जिस तरह के लेट्स सपोज कि ये एक एप्लीकेशन है मेरी सेलिंग एप्लीकेशन, वो मैंने इस प्रोडक्ट को सेल करना था, लेकिन मुझे उसने कहा कि आप इस प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकते क्योंकि आपको इस प्रोडक्ट के लिए अप्रूवल चाहिए। तो मैं आपको वो दिखाना चाह रहा हूँ कि आप किस तरह से आपके पास वो एप्लीकेशन, जैसे वो आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है सेलिंग एप्लीकेशन फॉर ब्रांड। इस ब्रांड के लिए उसने लिखा है यू आर रिक्वेस्टिंग अप्रूवल टू सेल कॉम ब्रांडेड ब्रांड आइटम्स। का मैं कौन के जो प्रोडक्ट्स हूँ उसको सेल करना चाहता हूँ, तो उसके लिए आपको सेलिंग एप्लीकेशन फिल करनी पड़ेगी। अब उसके लिए क्या करना है वो बता रहे सबमिट डॉक्यूमेंट्स। सॉरी, सबमिट डॉक्यूमेंट्स में बता रहा है जी एटलीस्ट 1 परचेज इनवॉइस फॉर प्रोडक्ट फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर। कि आपने जो है मुझे एटलीस्ट एक ऐसी परचेज की इनवॉइस, एक परचेज से मतलब यहाँ पे कि इस प्रोडक्ट की परचेज, ठीक है, और वो उसकी जो आपने इनवॉइस जो मुझे प्रोवाइड करनी है फ्रॉम मैन्युफैक्चरर, या फिर आप डिस्ट्रीब्यूटर से, मैन्युफैक्चरर से, या फिर सप्लायर जो आपको मिलता है उससे आप ले सकते हैं, लेकिन रिटेलर से आप नहीं ले सकते। वो बताया डॉक्यूमेंट्स मस्ट मीट द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स। क्या जी उसकी क्राइटेरिया या रिक्वायरमेंट्स क्या है? डेट की वो बात कर रहा है, वो कह रहा है कि आफ्टर 15 सितंबर 2021, जो उसके ऊपर डेट हो विद इन 180 डेज। ये ना हो कि आप जो इनवॉइस प्रोवाइड कर रहे हो उस प्रोडक्ट के लिए वो जो है वो 1 साल पुरानी हो, उसको वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो कहेगा आपको कि भाई जो आप मुझे इनवॉइस प्रोवाइड करो वो विद इन 180 डेज, यानी कि 180 दिन के लिए वो इनवॉइस हो आपके पास, उसके राउंड अबाउट ही इनवॉइस हो, वो इससे पुरानी इनवॉइस ना हो। ठीक है जी। फिर वो आपसे पूछता है इंक्लूड्स योर नेम एंड एड्रेस मैचिंग द इंफॉर्मेशन इन योर सेलिंग अकाउंट। अब जो उस इनवॉइस पे जो आपका नेम है, एड्रेस है, वो मैच होना चाहिए जो कि आपने
अपने सेलर सेंटर अकाउंट को बनाने के लिए जब आपने दिया था, जब आप सेलर सेंटर बना रहे होते हैं या फिर सेलर अकाउंट के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, तो आप बेसिकली अपना नेम, अपनी कंपनी का नेम और उसके बाद अपना एड्रेस देते हैं। तो वो कह रहा है कि जो उस इनवॉइस के ऊपर आपका नेम भी हो, आपका एड्रेस भी हो, ताकि हम उसको वेरीफाई कर सकें कि आपकी अपनी ही इनवॉइस है, आपने किसी और की इनवॉइस सबमिट नहीं की। वो कहता है जी इंक्लूड द नेम एंड एड्रेस ऑफ द मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर, क्योंकि कोई भी जो इनवॉइस होती है उस पे आपका नेम भी होता है और जो आप जिससे ले रहे हैं, जो मैन्युफैक्चरर अगर हो या फिर उसका डिस्ट्रीब्यूटर या कोई सप्लायर हो, तो उसका नेम भी मेंशन होना चाहिए। क्योंकि ऐसा तो पॉसिबल नहीं होता कि आप किसी से परचेज कर रहे हो और उस पे जो है उसका एड्रेस या नेम ही मेंशन ना हो जिससे आप प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं। तो उसने आपको बता दिया कि उसका नेम भी होना चाहिए और उसका एड्रेस भी होना चाहिए जिससे आपने उस प्रोडक्ट को परचेज किया है। शो द कंबाइंड परचेज ऑफ एट लीस्ट 10 यूनिट्स, कि आपने जो परचेज की जो इनवॉइस मुझे शो करवानी है उसमें एट लीस्ट उस प्रोडक्ट के आपने 10 यूनिट्स जो है वो कंबाइंड परचेज करने हैं, यानी कि एक इनवॉइस में आपने मुझे शो करवाना है कि आपने एट लीस्ट 10 पीसेस जो है उस प्रोडक्ट के परचेज किए। ठीक है, उसके बाद ओमिट प्राइसिंग इंफॉर्मेशन, और प्लीज नोट दैट वी मे वेरीफाई योर सबमिटेड डॉक्यूमेंटेशन बाय कॉन्टैक्टिंग प्रोडक्ट वेंडर यू आइडेंटिफाइंग योर एप्लीकेशन। वो कह रहा है कि आप ये भी देख ले कि हम वेरीफाई भी कर सकते हैं जो आपने डॉक्यूमेंट हमें सबमिट करना है, हम उस वेंडर को आइडेंटिफाई करके आपकी प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं और उस एप्लीकेशन को भी आइडेंटिफाई करेंगे। अब वो यहाँ पे आपको क्या, आप यहाँ पे पुट कर देंगे अपनी इनवॉइस, यहाँ पे वो आपको बता रहा है कि आपने यहाँ पे सिलेक्ट फाइल में या फिर ड्रॉप फाइल में जाके, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे अपनी इनवॉइस को अपलोड कर देना है। जब आप इनवॉइस अपलोड करेंगे ना, फिर देन आपको ये एक और ऑप्शन आगे दे देगा। जिस तरह यहाँ पे इसने ये वाला क्राइटेरिया दिया हुआ है, इसी तरह पे जब आप इनवॉइस अपलोड कर दें यहाँ पे फिर आपको एक और क्राइटेरिया देगा, वो आपको वो वैसे ही बता देता हूँ क्योंकि मैंने तो वो फेस किया हुआ है। क्योंकि मैंने ये देखा यहाँ पे, अगर मैं सॉरी इसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ क्योंकि मैंने कुछ कैटेगरीज को मैंने अप्रूव करवाया हुआ है, तो मुझे इसलिए पता है। जब आप इनवॉइस अपलोड कर देते हैं तो देन वो आपको इसी तरह के कुछ और, जैसे जिस तरह से आपको उसने यहाँ पे क्राइटेरिया शो करवाया, इसी तरह से आपको कुछ और शो करवाएगा। उसमें आपसे वो क्या डिमांड करेगा, वो आपसे कहेगा कि आपने मुझे जो प्रोडक्ट आप मेरे पास बेचना चाह रहे हो उस प्रोडक्ट की मुझे इमेजेस प्रोवाइड करनी है। आपने इमेजेस जो है वो आपसे ये कहेगा कि वो कंप्यूटर जनरेटेड इमेजेस ना हो, वो आपने उस प्रोडक्ट के लाइव इमेजेस मुझे प्रोवाइड करनी है। ऐसा ना हो कि आप मुझे जो प्रोडक्ट की इमेज प्रोवाइड कर रहे हो वो आप कंप्यूटर जनरेटेड मुझे इमेजेस नहीं दोगे, आपने लाइव इमेजेस आपने खुद अपने मोबाइल से या किसी भी चीज़ से क्लिक करके मुझे प्रोवाइड करनी है। और वो आपसे कहेगा इसकी फ्रंट साइड, बैक साइड, और अगर तो उस प्रोडक्ट ऐसी प्रोडक्ट है जिसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स इन्वॉल्व है तो वो आपसे कहेगा मुझे उसके इंग्रेडिएंट्स की भी इमेज प्रोवाइड करें, एज वेल एज अगर उस प्रोडक्ट में कोई एक्सपायरी डेट का इशू है तो आप उसके मुझे एक्सपायरी डेट भी उसकी भी इमेज प्रोवाइड करें। तो आपको कुछ इमेजेस ये प्रोवाइड करनी पड़ेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उसकी फ्रंट साइड, उसकी बैक साइड, अगर उसमें कोई इंग्रेडिएंट्स इन्वॉल्व है तो आपको उसके इंग्रेडिएंट्स की इमेज, और उसकी अगर कोई एक्सपायरी डेट है तो आपको उसकी एक्सपायरी डेट की इमेज प्रोवाइड करनी पड़ेगी। देन फिर आप इसी तरह से यहाँ पे आपको वो शो करवा देगा कि सिलेक्ट फाइल पे जाके आप वो इमेजेस जो है वो अपलोड कर देंगे, और फिर यहाँ पे वो आपसे पूछ लेता है कि आपके कोई कमेंट्स हो इस बारे में, तो आप यहाँ पे कोई कमेंट्स दे सकते हैं। और प्रोवाइड और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आपसे वो आपका ईमेल पूछ लेगा, आप वो ईमेल दीजिएगा यहाँ पे जिसपे आप इजीली कॉन्टैक्ट कर सकें उनसे, क्योंकि अगर आपको उनकी ईमेल आती है तो आपको उनका रिस्पॉन्स करना पड़ेगा। तो आप उनको यहाँ पर वो ईमेल प्रोवाइड करेंगे जो कि आपके यूज में ईमेल हो, या फिर आप अपनी बेस्ट यही होता है कि आप अपने प्रोफेशनल ईमेल जो आप क्रिएट करेंगे आप वो ईमेल यहाँ पे प्रोवाइड करें। और यहाँ पे ऑप्शनल है, आप यहाँ पे फ़ोन नंबर अगर आप देना चाहें तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो उसके बाद आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देंगे तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगी। और देन फिर आपको वो जो आपने एप्लीकेशन सबमिट की होगी उसका जो आपका वो रिस्पॉन्स विद इन 3 to 4 डेज, आपको 3 से 4 दिन में आपको उस एप्लीकेशन का रिस्पॉन्स आ जाता है। मैं आपको बेसिकली जो दिखाना चाह रहा था कि मैं बस रिफ्रेश कर रहा हूँ उसे, और मैं व्यू सेलिंग एप्लीकेशंस पे जाता हूँ। अब बेसिकली यहाँ पे कुछ, अगर मैं ऑल में जाता हूँ तो अब ये देखिए कि जिनके आगे अप्रूव लिखा आ रहा है, बेसिकली मैंने इन कैटेगरीज को अप्रूव करवाया हुआ है क्योंकि इसमें भी मुझे वो
मीटू नहीं करने दे रहा, तो फिर मैंने इन कैटेगरीज को अप्रूव इस तरह से करवाया। मैंने इसी तरह से करवाया कि मैंने ऐड जो मैंने आपको अभी क्राइटेरिया बताया है, उसने क्या क्या मुझसे मांगा था कि कोई भी मैन्युफैक्चरर से या डिस्ट्रीब्यूटर से आप मुझे एक इनवॉइस प्रोवाइड कर देंगे, और उसके बाद वो जो अब आपका नेम या एड्रेस की बात कर रहा है वो आपका सेम होना चाहिए। इस तरह से हम जो है वो किसी भी प्रोडक्ट को मीटू करके तो हम उससे बल्कि वो मीटू तो हमें करने नहीं देगा। मीटू करने से पहले आप जब आप क्लिक करते हैं सेल दिस प्रोडक्ट पे, जब आपको जिस प्रोडक्ट में अप्रूवल नहीं होती, आप वहाँ पे आ रहा था अप्लाई टू सेल। अप्लाई टू सेल पे जब आप क्लिक करेंगे तो वो आपसे ये मांग लेगा इन्फॉर्मेशन जो कि मैंने अभी आपको शो करवाई थी। तो इस तरह से जब आप वो इन्फॉर्मेशन वो पुट कर देंगे यहाँ पे, वो आपसे 3 से 4 दिन में आपको उस एप्लीकेशन का रिव्यू करके उस एप्लीकेशन को, तो आपको ईमेल उनसे अप्रूव की या डिसअप्रूव जो भी होगा वो आपको बता देगी। तो इस तरह से आप उस प्रोडक्ट में भी जा सकते हैं जो कि आपके लिए गेटेड है, तो आप उसको अनगेट किस तरह से करवाते हैं वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। आपको मैंने सेलिंग एप्लीकेशन एक बार लाइव भी दिखा दी है। जो अब हम जो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, जो इन्वेंट्री के टैब में आ जाते हैं, क्योंकि हमने कैटलॉग को डिस्कस कर लिया, इन्वेंट्री के टैब में आ जाते हैं। इन्वेंट्री के टैब में यहाँ पे मैनेज इन्वेंट्री लिखा है, तो यहाँ पे भी आपको बेसिकली आपने जो लिस्टिंग शो करवाई होगी वही आपको यहाँ पे भी शो हो रही होगी। वही सारी लिस्टिंग जो हमने मीटू किया होगा, जिस तरह से हमने इसको भी किया था, तो वो आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा सारा कुछ। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे मैनेज एफपी इन्वेंट्री और एम मैनेज इन्वेंट्री दोनों में आपको सेम चीजें ही शो हो रही होगी, लेकिन यहाँ पे मैनेज इन्वेंट्री पे जब आप क्लिक करेंगे वहाँ पे आपको वो वाली लिस्टिंग्स भी शो करवाएगा जो कि आप एफपीएम कर रहे होंगे तो करवाएगा। लेकिन ऐसी प्रोडक्ट्स जिनको आप एफपीए कर रहे हैं वो आपको मैनेज ये इन्वेंट्री में शो करवाएगा, लेकिन वो दोनों में सेम ही शो करवाएगा। लेकिन मैं एफ इन्वेंट्री जब क्लिक करता हूँ तो मुझे ऐसे इन्वेंट्री शो करवाता है जो कि एफ वाली इन्वेंट्रीज होती है। और उसके बाद यहाँ पे आप इन्वेंट्री प्लानिंग का मैंने आपको बताया था, जैसे आईबीएस कोड का हमने डिस्कस किया था, तो वो इन्वेंट्री प्लानिंग में जाके आप चेक कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन आता है यहाँ पे मैनेज एफपीए शिपमेंट्स का आता है, उसको भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। अच्छा जी, ये ओपन हो गया जी। मैंने क्लिक किया था जी इन्वेंट्री टैब में जाकर मैनेज एफपीए शिपमेंट्स। अब मैंने जब एफपीए शिपमेंट्स में जब मैंने क्लिक किया तो मुझे उसने क्या किया कि जितनी भी मैंने शिपमेंट्स क्रिएट की है, जो जो प्रोडक्ट्स मैंने अमेज़न को भेजी है सेल करने के लिए, जब जब भी मैंने शिपमेंट क्रिएट करी तो मुझे उसने वो मैनेज एफपीए शिपमेंट्स में जाके शो करवा देनी होती है। मैंने क्या किया कि मैं गया इन्वेंट्री में, उसके बाद मैंने मैनेज एफपीए शिपमेंट्स पे क्लिक किया, तो मुझे उसने वहां पे क्या शो करवाया कि जो जो भी शिपमेंट्स मैंने क्रिएट की थी अपनी प्रोडक्ट को सेंड करने के लिए अमेज़न के पास, तो उसने मुझे वो वहां पे सारी की सारी शिपमेंट्स मैंने जो भी की थी या बनाई थी मुझे वो शो करवा दी उसने। अब एक बार इनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि हम अपने शिपमेंट्स को देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको शिपमेंट का नेम शो करवाता है, कि जैसे कि ऊपर वाली साइड पे मुझे शो करवा रहा है कि भाई आपकी शिपमेंट का नेम ये है। और शिपमेंट आईडी पे आते हैं जी सॉरी। शिपमेंट आईडी जो होती है बेसिकली जिस तरह एफएनएसक्यू या फिर एसिन होता है, यूनिक होता है, इसी तरह से शिपमेंट आईडी कोई भी हो, कोई भी जो हम न्यू भी शिपमेंट क्रिएट करेंगे तो उसकी भी एक आईडी मिल जाती है हमें जो कि यूनिक होती है। जिस तरह के आप देख सकते हैं इसकी शिपमेंट आईडी, इसकी शिपमेंट आईडी, इसको तो मैंने ये अलग अलग शिपमेंट्स क्रिएट की है अलग अलग डेट्स में, तो मुझे हर शिपमेंट के लिए एक शिपमेंट आईडी भी असाइन होती है कि मैं यहाँ पे लिखने को मेरे पास हंड्रेड्स ऑफ शिपमेंट मैंने क्रिएट की है। अब मैं देखना चाहता हूँ मेरी इस शिपमेंट आईडी का क्या स्टेटस है, तो मैं जस्ट क्या करूंगा उसकी शिपमेंट आईडी को यहाँ पे पेस्ट करके सर्च करूंगा तो मुझे वो शिपमेंट शो करवा देगा। तो शिपमेंट आईडी जो होती है वो यूनिक होती है हर शिपमेंट के लिए। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम मूव करते हैं तो मुझे वो बता रहा है कि क्रिएटेड, तो मुझे बता रहा है कि किस दिन आपने शिपमेंट है। ये मार्च
मार्च और 19 फैमिली शो करवा रही भाई आपने इस जो है लास्ट डेट में इसकी लास्ट अपडेट कब चेंज है, कब आपने शिपमेंट की है, कब इसकी जो है वो इस तरह जो मैंने कब क्रिएट की है वो जो है वो डिलीवर्ड होती है, देन आपकी शिपमेंट रिसीविंग में जाती है, देन फिर आपकी शिपमेंट क्लोज होती है। तो जब जब भी आपकी शिपमेंट का कोई भी स्टेटस चेंज होगा, यहाँ पे जो उसकी डेट है वो चेंज होती जाएगी। उसके बाद आते हैं जी शिप टू यहाँ पे आ रहा है कि मल्टीपल डेस्टिनेशन। अभी जो शिप टू वाला सीन है ना, ये इस पे हम भी कुछ कर सकते हैं। जब हम शिपमेंट क्रिएट कर रहे होते हैं, देन Amazon हमें खुद ही अलाउ करता है या चेंज कर सकते, वो Amazon पे डिपेंड करता है कि वो कौन सा जो है वेयर हाउस हमें असाइन करता है। मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही जी आपको? हाँ, आपकी आवाज टूट रही है बहुत ज्यादा। पिछले 5 मिनट से हो रहा है। ओके, मुझे आप बता देते जी। अब बताइए, मुझे आवाज ठीक आ रही है मेरी? अभी तो ठीक है, थोड़ा बोले फिर पता चल जाएगा। ओके ओके, मैं डिस्कस कर रहा हूँ। कोई पीछे से दोबारा से डिस्कस कर ले इसको, शिपमेंट को। नहीं, समझ तो आ गया था। चलो ठीक है, कोई मसला नहीं। ठीक है, अगर आपको नहीं हुआ होगा क्लियर तो हम इसको डिस्कस कर लेंगे दोबारा से एक बार। ओके, अगर हम शिप टू की बात कर रहे हैं, शिप टू में ये सीन है कि जी हमने अपनी इन्वेंट्री को कहाँ पे शिप करना है। तो शिप टू में ये आता है जी, Amazon जो अपने वेयर हाउसेस के हमें एड्रेस देता है, तो बेसिकली हम खुद Amazon का कोई भी वेयर हाउस सिलेक्ट नहीं करते, ये Amazon खुद ही अपना कोई ना कोई वेयर हाउस जो है वो सिलेक्ट कर लेता है। तो ये हम पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो ये Amazon पे डिपेंड करता है वो कोई भी। यहाँ पे मल्टीपल डेस्टिनेशन क्यों आ रहा है मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे BX4 आ रहा है, BHX4 आ रहा है। बेसिकली एक वेयर हाउस का उसका कोई कोड होगा या उसका कोई एड्रेस होगा, तो Amazon ने इस तरह लिख दिया। अब यहाँ पे मल्टीपल डेस्टिनेशन क्यों आ रहे हैं, यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा मल्टीपल, ये क्वेश्चन है ना एक। तो उसकी रीजन ये है कि बेसिकली यहाँ पे SKUs को हम पहले डिस्कस करें, फिर आपको इस क्वेश्चन का मैं आंसर देता हूँ। SKU को हमने डिस्कस किया कि SKU क्या होता है जी, स्टॉक कीपिंग यूनिट। कोई भी सिंगल प्रोडक्ट, अगर मैं सिंगल प्रोडक्ट की इन्वेंटरी को बेचता हूँ तो उसका मतलब है कि SKU, एक SKU में बेच रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स को मैं बेचता हूँ तो उसका मतलब मैं डिफरेंट टाइप ऑफ SKUs को सेंड कर रहा हूँ Amazon को। अब यहाँ पे लिखा जी SKU 5, यानी कि मैंने 5 डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो है वो सेंड किए हैं Amazon को। तो इसलिए मुझे वो मल्टीपल डेस्टिनेशन दे रहा है कि वो अगर आपके 5 बॉक्सेस हैं या 5 डिफरेंट टाइप की प्रोडक्ट्स है, तो आपको डिफरेंट टाइप्स के वेयर हाउस असाइन कर देता है कि आपने एक प्रोडक्ट को इस वेयर हाउस में भेज देना है, एक प्रोडक्ट को इस वेयर हाउस में भेज देना है, एक प्रोडक्ट को इस वेयर हाउस में भेज देना है। तो वो इसलिए वो आप मल्टीपल डेस्टिनेशन आ रहा है। तो यहाँ पे था मैंने एक SKU यानी कि मैंने एक ही सिंगल प्रोडक्ट भेजी थी, तो मुझे वो उसने बताया भाई मेरे इस वेयर हाउस में बस भिजवा दो आप। तो इसलिए यहाँ पे मल्टीपल डेस्टिनेशन आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ SKUs मैंने सेंड किए हैं Amazon को। तो यहाँ पे मैंने एक टाइप का SKU सेंड किया था, तो इसलिए यहाँ पे एक ही SKU शो हो रहा है, सॉरी एक ही वेयर हाउस का नाम शो हो रहा है, वो BHX4 कोई इनके वेयर हाउस का कोड होगा या कोई नेम होगा। अब यहाँ पे आते हैं जी नेक्स्ट यूनिट्स एक्सपेक्टेड कि जो कितने यहाँ पे यूनिट एक्सपेक्टेड में आपने खुद क्वांटिटी मेंशन करनी होती है कि भाई मैं आपको इस इन्वेंट्री के, जो मैंने ये इन्वेंट्री बेची है Amazon के, इस इन्वेंट्री के मैं आपको कितने यूनिट्स सेंड कर रहा हूँ। बेसिकली मैंने इस के 120 यूनिट सेंड किए हैं Amazon को, तो फिर मुझे वो बताता है ठीक है जी आपने यूनिट्स जो एक्सपेक्टेड है वो आपने 120 यूनिट सेंड किए। यहाँ पे यूनिट रिसीव्ड की अगर बात करते हैं तो वो यूनिट्स रिसीव में अभी मेरे यहाँ पे 0 शो हो रहा है, क्योंकि अभी Amazon को मेरी शिपमेंट जो है वो रिसीव नहीं हुई, तो इसलिए यहाँ पे भी 0 शो हो रहा है। जो शिपमेंट Amazon को रिसीव हो जाती है तो वहाँ पे यहाँ पे जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं 30 यूनिट सेंड किए थे Amazon को, लेकिन Amazon मुझे कहता है भाई आपके मुझे 29 यूनिट्स रिसीव हुए हैं, लेकिन मैंने तो 30 ही सेंड किए हैं। तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं Amazon को कह दूंगा कि भाई मैंने आपको 30 यूनिट सेंड किए हैं लेकिन आपको 29 रिसीव हुए हैं, तो वो आप एक बार चेक कर ले। तो Amazon क्या करता है, अगर वो आपसे क्या कहेगा कि भाई मुझे अपनी इनवॉइस प्रोवाइड कर दो कि आपने 30 यूनिट्स परचेज किए हैं। अगर आप उसको इनवॉइस प्रोवाइड कर देते हो तो देन वो आपका जो 1 यूनिट आपका यहाँ पे नहीं शो करवा रहा है वो आपको उसका रिफंड कर देगा। तो इस तरह जो यूनिट रिसीव में वो यूनिट्स आ जाएंगे जो कि Amazon ने रिसीव किए होंगे। अब हम स्टेटस की बात करते हैं, तो स्टेटस में अगर आप देखते हैं रेडी टू शिप का मतलब कि अभी मेरी जो शिपमेंट है वो रेडी टू शिप है, अभी वो ट्रांजिट में नहीं आई।
और यहाँ पे अगर आप शिफ्ट की बात करते हैं नीचे वाले प्रोडक्ट का, तो वो आप देख सकते हैं शिफ्ट का मतलब है मेरी जो प्रोडक्ट है वो शिफ्ट हो चुकी है अमेजोन को, वो अभी रास्ते में होगी, अभी उसको डिलीवर नहीं हो हुई होगी। जब वहाँ उसको डिलीवर हो जाएगी तो यहाँ पे वो मेरा जो स्टेटस है वो शिफ्ट की बजाय यहाँ पे डिलीवर्ड आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे वो स्टेटस में अपने शिपमेंट का जो स्टेटस है वो मैं यहाँ से भी चेक कर सकता हूँ, और जो मेरी कोरियर होगी, जो मेरी कोरियर ने पार्सल पिक किया होगा, मुझे बेसिकली वो भी ट्रैकिंग नंबर असाइन करते हैं, मैं उनसे भी चेक कर सकता हूँ, और मैं अपने सर्विस सेंटर से भी अपने शिपमेंट को ट्रैक कर सकता हूँ। अब हम आ जाते हैं जी अपने ट्रैक शिपमेंट के ऊपर, कि हम देखें कि मैं ट्रैक शिपमेंट में जाता हूँ तो मुझे क्या शो करवाता है जी। अब मैं जब ट्रैक शिपमेंट में आया तो बेसिकली मुझे उसने बताया कि जी आपने जो है जी शिपमेंट इवेंट्स में हम पहले जाते थे, वो बता रहा है कि आपने जो शिपमेंट क्रिएट की थी वो 12 मार्च को आपने शिपमेंट क्रिएट की थी। ठीक है जी, मुझे बता रहा है कि आपकी शिपमेंट जो है वो अभी क्रिएट हुई है। ओके जी, अभी मेरी शिपमेंट जब क्रिएट हो जाती है फिर मेरी शिपमेंट इन ट्रांसिट जाएगी। इन ट्रांसिट जब तब तक रहेगी जब तक अमेजोन को वो डिलीवर नहीं हो जाती, क्योंकि वो मेरी शिपमेंट जो है ऑन द वे होगी, तो इसलिए वो इन ट्रांसिट में मुझे शो करवा देगा। ठीक है जी, उसके बाद मेरी शिपमेंट जब अमेजोन को डिलीवर हो जाएगी, जहाँ पे फिर वो डिलीवर्ड मुझे शो करवा, ठीक है जी आपकी जो शिपमेंट है वो डिलीवर्ड हो चुकी है अमेजोन को। देन मेरी शिपमेंट जो है वो चेक इन करेगी अमेजोन के वेयर हाउस, तो देन वो यहाँ पे मुझे स्टेटस शो करवाएगा आपकी शिपमेंट जो है वो चेक इन हो रही है, चेक इन हो रही है, आपकी शिपमेंट अमेजोन को डिलीवर हो गई है, लेकिन वो उसको अनलोड कर रहा है। यहाँ पे वो आपको साथ साथ बता भी रहा है कि डिलीवर का क्या मतलब है, चेक इन का क्या मतलब है। उसके बाद आप आता है जो रिसीविंग पे आती है, जब आपकी शिपमेंट जो है वो अनलोड होती है अमेजोन के वेयर हाउस, क्योंकि चेक इन का मतलब है अनलोड होना। जब आपकी शिपमेंट जो है वो अनलोड होती है देन वो रिसीविंग स्टेटस में चली जाती है। अमेजोन क्या करता है फिर आपकी शिपमेंट को स्कैन, जैसे उसमें लिखा है जो शिपमेंट विल एंटर रिसीविंग स्टेटस व्हेन अमेजोन स्कैन्स योर फर्स्ट शिपमेंट आईडी लेबल। आपका वो आईडी लेबल जो है उसको स्कैन करता है तो वो रिसीविंग में जाती है। रिसीव यूनिट्स आर अवेलेबल फॉर सेल, यूनिट्स में बी ट्रांसफर टू अदर फुलफिलमेंट सेंटर क्लोजर टू द कस्टमर। वो आपसे बताता है, आपको बताता है जी कि आपकी जो शिपमेंट है वो रिसीविंग स्टेटस में कब जाती है, जब अमेजोन आपके जो है वो लेबल्स को स्कैन करता है, और फिर आप जब वो जो वो यूनिट्स रिसीव कर देता है उस शिपमेंट के, उसको वो सेल के लिए अवेलेबल कर देता है, और फिर आपके वो शिपमेंट जो है उसके जो यूनिट्स है वो अपने फुलफिल सेंटर के पास होते हैं, जिस कस्टमर के पास होगा वो उस फुलफिलमेंट सेंटर में आपकी शिपमेंट को भिजवा देता है। देन फिर आपकी जो शिपमेंट जब वो सारी की सारी आपकी शिपमेंट रिसीव हो जाती है, देन वो चली जाती है शिपमेंट क्लोजिंग में। शिपमेंट क्लोजिंग में क्या होता है जी, व्हेन Amazon has either confirmed all unit receiving in your shipment against your shipped quantity, or your shipment has been opened for more than 90 days since creation। क्या होता है जी कि जब आपकी इन्वेंट्री अमेजोन देखता है कि भाई इसकी जो है वो सारी इन्वेंट्री मुझे रिसीव हो गई और 90 डेज हो चुके हैं इसकी शिपमेंट में, और कोई इन्वेंट्री यूनिट्स जो है वो ऐसे नहीं है जो मुझे रिसीव ना हुए हो, तो फिर अमेजोन आपकी शिपमेंट को क्लोज कर देता है। फिर ये स्टेटस है वो चेंज होते रहते हैं। जब आपकी शिपमेंट क्रिएट होती है तो क्रिएटेड शिपमेंट क्रिएटेड में जाएगी, देन इन ट्रांसिट जाती है, वो डिलीवर होती है, उसको वो चेक इन करता है आपकी शिपमेंट को, और उसके बाद आपकी इन्वेंट्री रिसीव करने के बाद उसको अवेलेबल कर देता है सेलिंग के लिए। देन आपकी जो शिपमेंट का जो स्टेटस है वो चेंज हो जाता है दी क्लोजिंग में, जब आपकी सारी की सारी शिपमेंट जो है अमेजोन को रिसीव हो जाती है। और उसके बाद हम ट्रैक शिपमेंट पे जब क्लिक करते हैं तो मुझे वो बेसिकली अब वो ये बात कर रहा था, जब आपको यहाँ पे वो डिस्कस कर रहा था ना कि चेक इन में सॉरी रिसीविंग में, कि योर फर्स्ट आईडी लेवल, आपका आईडी लेवल ये होता है बेसिकली जब आप ट्रैक शिपमेंट में जाएगा, तो ये जो आपका आ रहा है जो कि आपके आउटर बॉक्स लेवल होता है, हमने डिस्कस किया था आउटर बॉक्स लेबल या आइडेंटिफाइड लेबल, वो बेसिकली आपका ये होता है जी, इस लेबल को वो स्कैन करके वो देख लेता है कि आपका ये बॉक्स जो है वो किस सेलर सेंटर के लिए है, या किस कस्टमर का मेरा है, या फिर किस सेलर का मेरा ये बॉक्स रिसीव हो रहा है मुझे। अब जिस तरह से यहाँ पे सिर्फ मुझे नंबर ऑफ बॉक्सेस में एक शो करवा रहा है कि मैंने इस शिपमेंट का एक ही बॉक्स सेंड किया था, मुझे उसने बताया आपके एक बॉक्स का लेबल नंबर ये है, और यहाँ पे मुझे शो कर रहा है ट्रैकिंग नंबर। अब ये मुझे ट्रैकिंग नंबर किस चीज़ का शो करवा रहा है, ये जो मेरी कोरियर जो मैंने यूज की है बेसिकली उसका मुझे यहाँ पे ट्रैकिंग नंबर शो करवा रहा है कि भाई आपकी जो शिपमेंट है उसका बॉक्स लेवल नंबर जो है वो तो ये है, लेकिन आपकी जो उसका ट्रैकिंग नंबर है वो ये वाला है। तो यहाँ पे मुझे वो ट्रैकिंग नंबर भी शो करवा देता है। यहाँ पे मुझे वो बता रहा है कैरियर स्टेटस, आपका जो कैरियर का स्टेटस है वो शिफ्ट है। यहाँ पे मुझे वो वेट शो करवा रहा है मेरी इन्वेंट्री का,
कि आपकी जो इन्वेंट्री है उसका वेट जो है ऑलमोस्ट 13 kg, ये मैंने खुद पुट किया होता है। बेसिकली मैं आपको बताया था लास्ट क्लास में वेट, डायमेंशंस और आपने जो यूनिट्स, जितनी क्वांटिटी के यूनिट्स आपने सेंड करने हैं अमेज़न को, ये खुद आप पुट करते हैं। यहाँ पे मैंने इसका 13 kg वेट पुट किया था और उसकी मैंने डायमेंशन जो है यहाँ पे मुझे बेसिकली बॉक्स के डायमेंशन शो करवा रहा है कि भाई आपके जो बॉक्स के डायमेंशन है वो ये है उस बॉक्स के डायमेंशन। ठीक है जी, यहाँ तक आपको क्लियर है जी। हमने जहाँ पे जो शिपमेंट आगे डिस्कस किया है कि शिपमेंट इवेंट्स में क्या क्या इवेंट्स होते हैं और ट्रैक शिपमेंट में क्या क्या सीन होता है जी हमारा। हम यहाँ पे सिर्फ अपने बॉक्स लेबर्स को देख लेते हैं, हम अपना ट्रैकिंग नंबर यहाँ पे चेक करते हैं। आप ये देखें ना, यहाँ पे मुझे शो करवा रहा है कि आपकी जो 14 मार्च को आपका स्टेटस चेंज हुआ मेरी इस शिपमेंट का। बेसिकली मेरी शिपमेंट जो है वो पिक कर ली है मेरे कोरियर वाले ने, तो इस तरह यहाँ पे मुझे वो साथ साथ स्टेटस भी शो करवाता रहेगा यहाँ पे कि आपकी शिपमेंट पिक कर ली है, आपकी शिपमेंट जो ट्रांसिट है, आपकी शिपमेंट जो है वो मुझे डिलीवर हो चुकी है, आपकी शिपमेंट जो है मुझे वो उसको मैं रिसीव कर रहा हूँ, फिर मैं उसको क्लोज कर रहा हूँ। यहाँ पे मुझे सारे स्टेटस शो हो गए टाइम टू टाइम, जिस तरह से वो स्टेटस चेंज होता रहेगा। और उसके बाद अगर हम कंटेंट में जाते हैं तो मुझे बता रहा है कि भाई आपने ये प्रोडक्ट का नेम है, ये उसका एसक्यू मैंने रखा हुआ था और मुझे बता रहा है भाई इसका जो एसएन है ये है, एफएनएसक्यू ये है, 30 मिनट्स आपने कहा जी एक्सपेक्टेड है, अभी मुझे कोई भी रिसीव नहीं, क्योंकि मेरा जो स्टेटस है वो रिसीविंग है। तो यहाँ पे मुझे अभी जो है वो 0 शो करवा रहा है, उसको कोई भी रिसीव नहीं हुआ। और प्रॉब्लम्स में अगर कोई शिपमेंट के साथ आपके कोई इशू होगा तो वो यहाँ पे आपको वो शो करवा देगा भैया आपके शिपमेंट के साथ ये इशू है। बेसिकली ये था हमारा जी शिपमेंट का टैब, जिसमें हमने डिस्कस कर लिया कि हम किस किस तरह से अपने शिपमेंट को देखते हैं। हमने अपने जो भी हमने शिपमेंट क्रिएट की है हमने उसको कहाँ पे जाके चेक करना है। सबसे पहले हम इन्वेंट्री के ऊपर कर्सर लेके आएंगे तो वो फिर नीचे आपको ड्रॉप डाउन में शो करवा देता है जी मैनेज एफपीए शिपमेंट्स। जब मैनेज एफपीए शिपमेंट्स पे आप क्लिक कर लेते हैं तो बेसिकली जो जो शिपमेंट्स वहाँ पे क्रिएट हुई होती है वो आपको सारी की सारी शिपमेंट्स शो करवा देता है। देन आप कोई भी शिपमेंट जो आप ट्रैक करना चाहते हो आप ट्रैक पे क्लिक करते हैं तो वो आपको उसके बारे में जो जो भी इवेंट्स अकर हो रहे हो या फिर उसका ट्रैक शिपमेंट का स्टेटस जो भी है या उसका कंटेंट है वो आपको सारा कुछ यहाँ पे शो करवा देता है। तो बेसिकली ये था जी हमारा शिपमेंट का हम किस तरह से अपने शिपमेंट को चेक करते हैं कि वो किस किस सिचुएशन में गई है, कौन कौन सा उसका स्टेटस चेंज हुआ है, वो मेरी शिपमेंट के कितने पीसेस जो मैंने सेंड किए थे वो अमेज़न को कितने पीसेस है वो रिसीव हुए हैं। तो ये था हमारा जी शिपमेंट को चेक करने का तरीका कि हम किस तरह से अपने शिपमेंट को चेक कर लेते हैं। अभी हमने शिपमेंट बनानी किस तरह से वो भी हम डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ हम डिस्कस करेंगे हम कहाँ कहाँ से क्या क्या चेक कर सकते हैं, ताकि अगर हम खुद सर्विस सेंटर पे आते हैं तो हमें पता हो कि भाई मैंने कहाँ से कौन सी चीज़ को चेक करना है। अच्छा एक चीज़ हम यहाँ पे मिस कर गए, बेसिकली वो मैंने आपको पहले बता दी थी इसलिए मैंने बताई नहीं आपको कि आप मुझे बता दें कि एफएनएसक्यूज किस तरह से आप जनरेट करते हैं, वो आपको पता है क्योंकि हमने डिस्कस किया था। अगर आप इसको मिस था उस क्लास में तो मैं यहाँ पे दोबारा से उसको डिस्कस कर लेता हूँ। नहीं नहीं मुझे नहीं पता। चले मैं दोबारा से भी डिस्कस कर लेता हूँ जी, क्योंकि मैंने आपसे भी डिस्कस किया है कि यहाँ पे हमें अमेज़न दो तरह के बारकोड्स असाइन करता है, मैन्युफैक्चरर बारकोड और अमेज़न बारकोड। जब मैन्युफैक्चरर बारकोड की बात आती है तो देन हमें जरूरत नहीं होती कि हम अपने शिपमेंट पे लेबल्स लगाएं, लेकिन जब हमें वो वहाँ पे शो ही ना करवाए, हमें वो कहे कि नहीं भाई आप सिर्फ अमेज़न बारकोड को यूज करेंगे, तो देन फिर आपको उस पे लेबल्स लगाने पड़ते हैं जिनको हम एफएनएसक्यूज लेबल कहते हैं। तो वो हम किस तरह से जनरेट करते हैं, लेट्स सपोज के अब ये तो हमने भी शिपमेंट क्रिएट की थी, ये देखें ना हमने दो शिपमेंट वो क्रिएट हो गई है जो कि हमने पहले भी की थी बाद में दोबारा कर दी, तो मैं यहाँ से किसको भी डिलीट भी कर सकता हूँ। तो डिलीट आप किस तरह से करते हैं, आप यहाँ पे एडिट पे जाके यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है जी डिलीट प्रोडक्ट एंड लिस्टिंग। जब आप डिलीट प्रोडक्ट एंड लिस्टिंग पे क्लिक कर देंगे तो आपको शिपमेंट जो है वो डिलीट हो जाएगी। अभी आप यहाँ पे मैं आपको एफएनएसक्यूज की बात बताने वाला था। अब इस पे तो हमने जो है जो मैन्युफैक्चरर बारकोड को सिलेक्ट किया तो यहाँ पे हमें एफएनएसक्यूज की जरूरत नहीं है कि हम उसको प्रिंट करें, लेकिन इस प्रोडक्ट की अगर हम बात करते हैं जो कि मैंने पहले ही सेल कर रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि इस प्रोडक्ट में एफएनएसक्यू मैंने सेलेक्ट किया था, तो इसलिए मुझे यहाँ पे एफएनएसक्यूज जो है वो लगाने पड़ेंगे प्रोडक्ट के ऊपर। तो मैं एफएनएसक्यू किस तरह से जनरेट कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे आ रही एक्शन ऑन वन सिलेक्टेड कि आपने जो एक सिलेक्ट किया है उस पर आपने कौन सा एक्शन परफॉर्म करना है।
तो मैं जब यहाँ पे क्लिक करता हूँ मुझसे पूछता है कि भाई आपने जो है चेंज जो फुलफिल्ड बाय मर्चेंट, आपने ये जो शिपमेंट क्रिएट सॉरी लिस्टिंग क्रिएट की है आपने इसको FBA किया हुआ है, आपने इसको FPM में कन्वर्ट करना है। नहीं भाई मैंने FPM में कन्वर्ट नहीं करना। यहाँ पे आप एंड पे आते हैं तो यहाँ पे वो आपको बता रहे प्रिंट आइटम लेबल्स। जब आप प्रिंट आइटम लेबल्स पे क्लिक करते हैं ना तो यहाँ से फिर आप FNSQs को जनरेट करते हैं। जब मैंने प्रिंट आइटम लेबल्स पे क्लिक किया तो अब वो मुझसे पूछता है कि जी आपका SKU ये है, आपकी प्रोडक्ट का नेम ये है, मुझे बताइए नंबर ऑफ लेबल्स टू प्रिंट, आपने कितने नंबर्स ऑफ लेबल जो है वो प्रिंट करने हैं। लेट्स सपोज मैंने तो मैंने भाई 30 यूनिट जो है एज अ टेस्ट इन्वेंट्री अमेज़न को सेंड करने हैं, तो मैं यहाँ पे 30 मेंशन करता हूँ और मुझसे पूछता है जी 24 अप लेबल्स। यहाँ पे आपको बहुत सी ऑप्शंस देगा, लेकिन हमने जो यूज करना है वो यही वाला करना है 24 अप लेबल्स 63.5 मल्टीप्लाई बाय 33.9 mm ऑन A4 जो है वो पेज का साइज है, और 24 अप लेबल्स का मतलब है 24 लेबल्स जो है उस A4 साइज के पेज पे आएगी। तो बाय डिफॉल्ट भी ये सिलेक्ट होता है और हमने सिलेक्ट भी यही करना है। तो यहाँ पे जब मैं प्रिंट आइटम लेबल्स पे क्लिक करूंगा तो उनसे पूछता है ठीक है जी आपने, वो मुझे रिमाइंड करवाता है कि आपने क्या करना है। आप यहाँ से FNSQs को तो जनरेट कर रहे हैं तो रिमाइंडर आपके लिए ये है प्लीज कवर एनी एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड बारकोड्स, यानी कि जो मैंने आपसे पहले भी ये डिस्कस कर लिया हुआ है कि अगर आप जब FNSQs लगाते हैं तो जो आपका एग्जिस्टिंग बारकोड होता है उसको आपने कवर करना होता है इस FNSQs के साथ। वो बता रहे विद द न्यू FBA आइटम लेबल्स के, आपने जो न्यू FBA आइटम लेबल्स है उसके साथ जो आपका एग्जिस्टिंग बारकोड है उसको आपने कवर जरूर करना है। तो मैंने कहा ठीक है जी ओके, मैं ओके पे क्लिक करता हूँ तो मुझे उसने एक फाइल जनरेट कर दी थी। अब बेसिकली मैंने 30 लिखा था वहां पे, तो मुझे उसने क्या किया कि मैंने कहा था एक पेज पे A4 साइज का जो पेज है उस पर 24 लेबल्स होने चाहिए, तो मुझे उसने 24 इस पे और बाकी जो 30 में से 24 रह गए हैं वो मुझे उसने नेक्स्ट पेज पे शो करवा दिए। अब बेसिकली ये जो है ये आपका FNSKU है। आप क्या करते हैं, अगर तो आप खुद करते हैं अपना लेबलिंग अपनी प्रोडक्ट की, तो आप फिर क्या करेंगे इसका प्रिंट आउट लेंगे और फिर आप 1 बाय 1 यहाँ से इसको कट कर करके आप हर प्रोडक्ट के ऊपर उसको लगा लेंगे। आपका जो एग्जिस्टिंग बारकोड है आपको आपने उसको कवर कर देना है इस FNSQ के साथ। ठीक है जी, आपने फिर खुद करना है। अगर आप 3PL वाले से करवाते हैं तो फिर आपने उसको जस्ट ये जो फाइल आपने डाउनलोड कर ली है यहाँ से आपने उसको फॉरवर्ड कर देनी है कि भाई आप ये लो, ये मेरे FNSQs है और मेरी हर प्रोडक्ट के ऊपर पेस्ट कर दो। वो फिर क्या करेगा इसका प्रिंट आउट लेगा और आपकी हर प्रोडक्ट को ऊपर पेस्ट कर देगा, जो आपका एग्जिस्टिंग बारकोड होगा वो उसको कवर करके इस पे पेस्ट कर देगा। तो बेसिकली ये है जी कि आप किस तरह से FNSQs को जनरेट करते हैं, इस तरह से आप इसको जनरेट कर सकते हैं। आप अपने फाइल में इसको सेव करके तो इसको प्रिंट आउट लेके लगा सकते हैं, नहीं तो आप अपने 3PL वाले को सेंड करते हैं वो आपके FNSQs जो है वो लगा देता है। अब आप वेरीफाई भी इससे कर सकते हैं एक बार, वो आप किस तरह से करेंगे। मैं क्या करता हूँ, मैनेज FBA इन्वेंट्री में जाता हूँ और बेसिकली मैंने देखना है कि मैंने देखूं कि मैं सही डाउनलोड किया, कोई गलत अगर गलत FNSQ आपके गलत प्रोडक्ट पे लग गया तो वो आपके लिए लॉस होगा। क्योंकि Amazon ने क्या करना है वो बेसिकली आपका FNSQ को स्कैन करके ही प्रोडक्ट कस्टमर को डिलीवर करता है, उसने आपके प्रोडक्ट का नेम नहीं पढ़ना होता। तो अगर आपने गलती से आपने किसी ऐसी प्रोडक्ट का FNSQ जो है वो किसी और प्रोडक्ट पे लगा दिया तो आप Amazon ने क्या करना है कि आपको उस प्रोडक्ट का अगर ऑर्डर आ भी गया तो उसने क्या करना है कि जिसके ऊपर वो लेबल लगा होगा उसको स्कैन करके उसने कस्टमर को डिलीवर कर देना है। और अगर कस्टमर को गलत प्रोडक्ट चले जाती है तो कस्टमर उसके बारे में कंप्लेन करता है तो आपको वो रिफंड करना पड़ेगा। तो इसलिए FNSQs जो है वो बहुत ही सोच समझ के और ध्यान से डाउनलोड भी करने पड़ते हैं और आपको लगाना भी पड़ते हैं। अब मैंने इस प्रोडक्ट का FNSQ डाउनलोड किया था, मैं देखता हूँ 4T9 इसके लास्ट पे आता है। अब मैं देख लेता हूँ इसको एक बार वेरीफाई कर रहा हूँ, तो मैंने क्या करना है जी इसको एक बार जूम इन करके देखिए 4T9 जो है जी इसका लास्ट पे आ रहा है और इस प्रोडक्ट का मैंने किया था इसका भी 4T9 ही लास्ट पे आ रहा है। ओके जी, मैंने वेरीफाई कर लिया कि ये इसी प्रोडक्ट का FNSQ है। तो इस तरह से हम FNSQ को एक बार वेरीफाई कर लेते हैं ताकि मिस्टेक ना हो जाए। तो इस तरह से हम FNSQ को जनरेट कर लेते हैं। तो एनी क्वेश्चन, अगर कोई FNSQ को जनरेट करते हुए आपको समझ नहीं आया तो आप पूछ लें मुझसे।
आपको क्लियर हो गया जो क्लास में नहीं थे लास्ट टाइम? तो जी मेरा एक और क्वेश्चन है, अभी आप जो पिछली उसमें ना शिपमेंट्स का दिखा रहे थे, तो जो हमारा फुलफिलमेंट सेंटर है वो हम खुद सेलेक्ट करते हैं, वो अमेज़न मतलब किसी भी वेयर हाउस में, क्योंकि अमेज़न के तो मल्टीपल वेयर हाउसेज होंगे, जी तो बिल्कुल। वो उससे हमारा तो कोई गर्ज नहीं, वो जहाँ मर्जी उसको, ये क्या उसका क्या सिलसिला होता है? जी मैं आपको बता देता हूँ जी। बेसिकली जब आप शिपमेंट क्रिएट कर रहे होते हैं तो अमेजोन जो है वो खुद असाइन करता है वेयर हाउस, वो आप खुद नहीं सिलेक्ट करते। वो अमेजोन की मर्जी है कि वो आपके प्रोडक्ट को किस वेयर हाउस में मंगवाना चाह रहे हैं, तो वो बाय डिफॉल्ट वो खुद ही सिलेक्ट कर लेता है उसे, वो आपको नहीं करने पड़ते। बस आपने अपना एड्रेस देना होता है जहाँ से आपने अपने इन्वेंटरी को शिप करवाना होता है, आपको बस अपना एड्रेस देना होगा वहाँ पे। बाकी जो वेयर हाउस का एड्रेस है अमेजोन के, वो खुद ही सिलेक्ट कर लेता है, वो सही सही आपको सही, मेंशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक ठीक ठीक। अच्छा जी, हमारा जो है जी वो हमने B2 भी कर लिया है, FNSQs को जनरेट कैसे करते हैं वो भी देख लिया है, और हमने अपनी देख लिया कि हम अपने इन्वेंटरीज को कैसे चेक कर सकते हैं, वो भी हमने डिस्कस कर लिया है। और हम अपनी जो है जो शिपमेंट्स हमने क्रिएट की है उनको हम किस तरह से मैनेज करते हैं वो भी हमने चेक कर लिया है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं जी प्राइसिंग की तरफ। प्राइसिंग में एक तो प्राइसिंग हेल्थ को भी एक बार डिस्कस कर लेते, वैसे ये इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए इतना। कोई भी ऐसी प्रोडक्ट जिसकी प्राइसिंग में कोई इशू आ रहा होगा, जैसे कि आपकी जो प्राइसिंग है उसमें कोई मसला आ रहा है, आपकी प्राइसिंग सही नहीं है, कस्टमर को शो नहीं हो रही, तो वो आपको यहाँ पे प्राइसिंग हेल्प में शो करवा देगा। यहाँ पे आप यहाँ पे लिखा ना टेक एक्शन, यहाँ पे 0 आ रहा है मेरे अभी। ऐसा कोई प्रोडक्ट जिसमें प्राइसिंग में इशू आ रहा होगा वहाँ पे आपको वो यहाँ पे 0 की बजाय कोई ना कोई नंबर, अगर आपके एक प्रोडक्ट में आ रहा है तो वहाँ पे 1 शो करवा देगा, और टेक एक्शन पे आप क्लिक करोगे वो आपसे पूछ लेगा भैया आपकी प्राइसिंग में ये इशू है तो इसको रिजॉल्व कर लो। तो ये है जी प्राइसिंग हेल्थ के ऊपर। और नेक्स्ट है जी प्राइसिंग मैनेज प्राइसिंग। मैनेज प्राइसिंग में हम क्या करते हैं जी, बेसिकली मैनेज प्राइसिंग में आपको सिर्फ वो वाली प्रोडक्ट्स शो होती है जो कि आपकी एक्टिव होती है, वो प्रोडक्ट जो आपका जिनका स्टेटस एक्टिव होगा, यानी कि जिनका आपके पास स्टॉक अवेलेबल होगा। मैनेज प्राइसिंग में आपको सिर्फ वो वाली प्रोडक्ट शो होती है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मुझे क्या बता रहा है, स्टेटस है इस प्रोडक्ट का एक्टिव शो करवा रहा है, इमेज शो करवा रहा है, SKU उसका मुझे बता रहा है जी आपने ये रखा है, कंडीशन नहीं हुआ है। और लिस्टिंग आईडी हम नहीं ये क्रिएट करते हैं, पहले से लिस्टिंग बनी होती है, ये उसकी आईडी बता रहा है मुझे। और उस प्रोडक्ट का नेम और एसएन बता रहा है, उसका डेट और उसकी जो चेंज स्टेटस डेट है वो बता रहा है मुझे। इसी तरह से यहाँ पे भी हमें वो अवेलेबल बता देगा। फुलफिल्ड बाय बता रहा है जी अमेजोन है कि आप FBA करें, फुलफिल्ड बाय अमेजोन बता रहा है। इन बाउंड में जब आप आते हैं तो वो आपको बता दें 30 पीसेज आपके इन बाउंड है। अनफुलफिलेबल वही जो हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है, रिजर्व भी वही है जो हमने पहले से डिस्कस कर लिया है। यहाँ पे वो आपको सेल्स रैंक बताता है जी। अब वो आपको बता रहा है जी इस प्रोडक्ट का जो सेल्स रैंक है वो 14 है, और इसकी जो ये ग्रोसरी बता रहा है इसकी कैटेगरी का बता रहा है आपको कि इस प्रोडक्ट की जो कैटेगरी है वो ग्रोसरी है और इसका सेल्स रैंक 14 है। और जब आप यहाँ पे क्लिक करते हैं वो आपको बताता है जी कि जी सेल्स हिस्ट्री लास्ट 30 डेज, कि आपने लास्ट 30 डेज में इस प्रोडक्ट को कितना सेल किया है। तो वो भी बता रहा है 0, यहाँ पे शो करवा रहा है कि लास्ट 30 डेज में आपने अभी कोई भी सेलिंग नहीं की इस प्रोडक्ट की। जब जब आप सेल करते जाएंगे वो आपको यहाँ पे एक ग्राफ के थ्रू आपको शो करवाता जाएगा। जैसे कि चले मैं यहाँ ये शो करवाता हूँ, जैसे मुझे वो ग्राफ के थ्रू शो करवा रहा है तो भाई आपने इस प्रोडक्ट को 16 की अगर डेट से, तो वहाँ पे 0 पीसेस थे, 17 को 1 पीस आपने सेल किया, लेकिन 18 को जब आप गए तो आपने 14 पीसेस जो है इस सिंगल प्रोडक्ट के सेल किए है। 19 को आपने 9 पीस सेल किए हैं, 20 को आपने 0 सेल किए हैं, उसके बाद आपने 23 को ही। यानी कि जब जब आप जो अपने प्रोडक्ट जब जब आपके प्रोडक्ट के इस प्रोडक्ट के स्पेसिफिक प्रोडक्ट के कोई भी यूनिट सेल होंगे तो वो आपको दिखाता जाएगा यहाँ पे कि भाई आपकी इस प्रोडक्ट के ये यूनिट्स जो है वो सेल हुए हैं इन लास्ट 30 डेज। और फिर वही यहाँ पे भी आपको बता रहा है कि भाई आपकी जो है जी एस्टिमेटेड फी पर यूनिट सोल्ड है जी, आपकी जो फीस है इस यूनिट को सोल्ड करने पे आपने इतनी फीस जो है वो पे करनी है अमेजोन को। यहाँ पे आपकी प्राइस बता रहा है। अब आपने जैसे प्राइस चेंज करनी है तो इसके हम प्राइसिंग है तो मैनेज प्राइसिंग को जब हम डिस्कस करें तो हमने अपनी प्राइस को मैनेज भी तो करना है ना। अब मैं यहाँ पे आके अपने प्राइस को चेंज कर सकता, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे कहता है ठीक है जी आपने जो भी प्राइसिंग रखनी है आप यहाँ पे रखना है। मैं इसको यहाँ पे अपनी प्राइस को जब मैं चेंज करके यहाँ पे अपनी प्राइस को चेंज करके जब मैं सेव पे क्लिक करूंगा, प्राइस चेंज करके मैं सेव पे क्लिक करूंगा तो मेरी वो प्राइस जो है वो सेव हो जाएगी। मैंने कम करनी है प्राइस या ज्यादा करनी है तो मैं यहाँ पे आके प्राइसिंग में देन मैनेज प्राइसिंग में जाके यहाँ पे जब मैं
जिस भी प्रोडक्ट की मैंने चेंज करनी है उस प्रोडक्ट की प्राइसिंग को मैं जब मैं क्लिक करूंगा तो मुझे वो यहाँ पे ऑप्शन दे देता है कि आप भाई अपनी प्राइस यहाँ से चेंज कर ले। चेंज करने के बाद यहाँ पे आप सेव प्राइस पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट 10 मिनट्स में आपकी प्राइस जो है वो चेंज, वो उसी टाइम नहीं होगी, वो आपको बता देता है कि भाई आपकी जो प्राइस है वो विद इन 10 मिनट्स या 15 मिनट्स बाद आपकी प्राइस जो है वो चेंज हो जाएगी। यहाँ पे वो आपको लोएस्ट प्राइस क्या बता रहे हैं, लोएस्ट प्राइस बता रहे हैं आपको इस प्रोडक्ट की कि भाई आपने इस प्रोडक्ट को 9.55 में लगाया हुआ है, लेकिन लोएस्ट प्राइस जो है वो इस टाइम इस प्रोडक्ट की 7.39 है और बाय बॉक्स प्राइस भी अभी 7.39 ही अवेलेबल है। यहाँ पे फिर आपको वो बता भी देता है कि आपको लोएस्ट प्राइस क्या है, बाय बॉक्स प्राइस क्या है। जिस तरह से यहाँ पे अगर आप देखते हो मेरी 11.72 है, बता रहे हैं लोएस्ट प्राइस जो है वो टिक किया हुआ उसने कि लोएस्ट प्राइस जो है वो आपकी है, और बाय बॉक्स प्राइस जो है 11.72 है तो वो भी मेरी प्राइस है, यानी किस तरह मुझे बता रहा है भाई लोएस्ट प्राइस भी आपकी है और बाय बॉक्स प्राइस भी जो है वो 11.22 है, इससे वो मैच की हुई है उसने। तो बेसिकली यहाँ पे आके आप जो है अपनी प्रोडक्ट की प्राइसिंग को चेंज कर सकते हैं। आपने क्या करना है, प्राइसिंग में जाके देन मैनेज प्राइसिंग में जब आप जाते हैं तो आप अपनी प्राइसेस को चेंज कर सकते हैं यहाँ से। एडवर्टाइजिंग हम नहीं करते। एडवर्टाइजिंग बेसिकली हम होलसेल में कोई भी एडवर्टाइजिंग नहीं होती, क्योंकि होलसेल में हम जिस भी लिस्टिंग के साथ मीटू करते हैं वो लिस्टिंग्स होती है जो कि ऑलरेडी रैंक्ड लिस्टिंग होती है, क्योंकि वो प्रोडक्ट जो है वो पहले से ही अच्छी सेल हो रही होती है, तो हमको जरूरत नहीं होती कि हम उस प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग करें। बेसिकली एडवर्टाइजिंग का जो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है वो पीएल के लिए दिया गया है। पीएल में यानी कि प्राइवेट लेवल में हम जो है अपनी लिस्टिंग्स जो भी क्रिएट करते हैं उन पे एडवर्टाइजिंग करते हैं, उन पे पीपीसी करते हैं, पीपीसी रन करते हैं। एडवर्टाइजिंग को कहते हैं पीपीसी करना, यानी कि पे पर क्लिक, कि हम अपने एक क्लिक पे पे करते हैं अमाउंट को, भाई मेरी जो है लिस्टिंग को रैंक कर दो, मैं आपको मेरी लिस्टिंग को नंबर 1 पेज पे शो करवा दो, मैं आपको कोई भी कस्टमर जो मेरी प्रोफाइल पे या मेरी उस लिस्टिंग पे क्लिक करेगा तो मैं आपको पे करूंगा। पीपीसी का मतलब पे पर क्लिक। तो इस तरह से अमेजोन को हम पे करते हैं, देन वो हमारे जो लिस्टिंग है उसको वो रैंक कर देता है। तो एडवर्टाइजिंग हम होलसेल में कभी भी नहीं करते, वो बेसिकली हम प्राइवेट लेवल में या पीएल में ही हम एडवर्टाइजिंग करते हैं। देन जो हम डिस्कस करेंगे अपना जी रिपोर्ट्स में आते हैं। जी रिपोर्ट्स में आके यहाँ पे हमारी पेमेंट्स का जो भी शेड्यूल होगा वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। रिपोर्ट्स में जब आप आके पेमेंट पे क्लिक करते हैं तो वो आपको बताता है कि भाई स्टेटमेंट व्यू में जाके आपका जो बैलेंस टोटल है वो बता रहा है आपको, जो अभी के लिए अवेलेबल है फंड्स आपको वो बताता है, और जो कि आपके पे आउट्स हो चुके हैं यानी कि जो पेमेंट जो आपकी पे कर दी हुई है अमेजोन ने आपको, वो आपको बता देता है कि भाई इस दिन मैंने आपकी इतनी की पेमेंट जो है मैंने आपको पे कर दी है, तो पे आउट्स बता रहा है आपको यहाँ पे, और आपका टोटल बैलेंस जो भी अवेलेबल है वो आपको बता रहा है। यहाँ पे बेसिकली वो आपको शो करवा देता है ग्राफ की फॉर्म में भी कि भाई आपने जो है जी प्रोडक्ट चार्जेस में वो आपको बता रहा है कि इतने प्रोडक्ट चार्जेस थे, और उस पर जो अदर चार्जेस बता रहा है, रिफंड एक्सपेंसेस बता रहा है कि आपके जो है जी इस प्रोडक्ट पे कितना रिफंड होगा। यानी कि लेट्स सपोज कि मेरे एक मंथ में अगर लेट्स सपोज कोई कस्टमर का रिफंड हो जाता है तो मुझे बता देता है भाई रिफंड एक्सपेंसेस में कि आपके इतने रुपीस के रिफंड्स हुए हैं। ऑलमोस्ट 3 पाउंड को मुझे यहाँ पे शो करवाया कि 3 पाउंड के रिफंड्स हुई है। और यहाँ पे रिफंड में आता है, यहाँ पे मुझे रिफंडेड सेल्स जो आपकी सेल्स हुई थी लेकिन उसको कस्टमर को रिफंड करना पड़ा, तो वो बता रहा है जी 25 पाउंड जो रिफंड हुए हैं। आप एफपीए फीस बता रहा है आपकी, और आपको यहाँ पे अमेजोन फीस बता रहा है। इस तरह से आप उसको चेक कर सकते हैं यहाँ से। जब आप ट्रांजैक्शन व्यू में आते हैं, पेमेंट्स डैशबोर्ड में आकर ट्रांजैक्शन व्यू में आते हैं, तो बेसिकली आपकी जितनी भी ट्रांजैक्शंस हुई है, लेट्स सपोज कि आपने ये कोई भी प्रोडक्ट सेल की हुई है, आपको ऑर्डर आया, आपकी प्रोडक्ट सेल हुई है, तो आपको वो ट्रांजैक्शन व्यू में बता देता है कि आपके जो इस डेट को ऑर्डर की पेमेंट आई थी, और ये उसका ऑर्डर आईडी है, ये प्रोडक्ट है, आपने इस प्रोडक्ट को इतने में सेल किया है, और आपकी इस प्रोडक्ट पे इतनी अमेजोन की फीस थी। आप अमेजोन ने अपने इस प्रोडक्ट की जो आपकी प्राइस होगी उसमें से अपनी फीस को डिडक्ट करने के बाद टोटल फीस आपको अकाउंट में जो ट्रांसफर करनी है वो यहाँ पे आपको टोटल में शो करवा रहा होता है कि भाई आपने इस प्रोडक्ट को इतने में सेल किया है, अमेजोन की फीस वो इतनी थी, और आपके अकाउंट में जो है वो इतनी फीस आ रही है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो वो आपको बताता है कि जी भाईजान आपने आपके ये प्रोडक्ट के चार्जेस है, ट्रांजेक्शन की डेट बता रहा है आपको पहले तो,
उसका ऑर्डर नंबर भी बता रहा है आपको, ये प्रोडक्ट का नेम बता रहा है, वो बताया क्वांटिटी एक थी, एक पीस सोल्ड हुआ है, इतनी प्राइस आपने लगाई हुई थी। अमेजोन ने जो कमीशन चार्ज किया है उस प्रोडक्ट पे वो 1.91 है। बेसिकली कमीशन का मतलब है कि जो रेफरल फी की हम बात करते हैं ना, अमेजोन ने रेफरल फी जो है वो ये चार्ज की है, और FBA फुलफिलमेंट फी पर यूनिट के एक यूनिट पे जो FBA फीस है वो ये चार्ज की है। इन दोनों को प्लस करके वो ऑलमोस्ट जितनी बनी थी वो वहाँ पे शो करवाई थी। और ये जो चेंज टू योर सेलर अकाउंट बैलेंस, आपके अकाउंट में अमेजोन ने इस प्रोडक्ट में से 7.92 जो है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर करने हैं। तो इस तरह से आप जो है वो यहाँ से अपना ट्रांजैक्शन व्यू में आके अपनी हर एक प्रोडक्ट का स्टेटस चेक कर सकते हैं। जी किसी का क्वेश्चन है जी? जी जी। अच्छा, अब अगर इस सिलसिले में हम लोग 3PL सर्विसेज लेते हैं तो जी वो डिडक्शन कहाँ पे, वो अमेजोन ही करता है या उसकी अलग, पहले जैसे हमारी प्रोडक्ट की कॉस्ट इधर शो नहीं हो रही, वो अलग पेमेंट्स वगैरह होंगी? जी जी बिल्कुल। वो जो 3PL की कॉस्ट होती है वो अमेजोन ने नहीं पे करनी, वो बेसिकली आपने खुद करनी है पे 3PL वाले को। वो अच्छा ठीक है। यहाँ पे क्योंकि आप 3PL से जो यहाँ पे आ रही है ये उधर की कॉस्ट है सारी, वो जी ये जी लोग ये वो ये ये या 3PL से शिपमेंट उठाएंगे और लेकर आएंगे अब? जी ये आपको जो पोस्ट यहाँ पे शो करवा रहा है वो बेसिकली वो पोस्ट शो करवा रहा है कि भाई आपने इस प्रोडक्ट को 12.49 पे सेल किया, ठीक है, और आपकी जो अमेजोन फीस थी इस पे अमेजोन फीस अब कौन कौन सी है वो आपको इसने यहाँ पे डिटेल में शो करवाया कि बेसिकली भाई आपकी जो अमेजोन फीस है उसमें कमीशन है एक, तो आपका जो अमेजोन ने चार्ज करना होता है, मैंने आपको बताया था कि अमेजोन दो टाइप्स की फीस चार्ज करता है। एक तो बताया भाई आपका कमीशन चार्ज किया है हमने, और दूसरी जो है वो आपकी फुलफिलमेंट फी जो है वो चार्ज की है। अभी तो इसके अंदर यहाँ 3PL की फीस और प्रोडक्ट की कॉस्ट नहीं है, वो डेफिनेटली जो हमने शिपमेंट उधर तक पहुंचानी है अमेजोन के वेयर हाउस तक, वो कॉस्ट नहीं है इसके अंदर? जी वो कॉस्ट इसमें नहीं है। तो अब मैं ठीक। बेसिकली आपको यहाँ पे एक और चीज ऐड करता चलूँ, ये जो कमीशन फी होती है ना, कमीशन फी जो होती है ये कितनी चार्ज करता है अमेजोन, क्योंकि ये हर प्रोडक्ट के लिहाज से डिफरेंट होगी, FBA फीस भी डिफरेंट होगी। कमीशन फी जो होती है वो ऑलमोस्ट आपकी जो प्राइस है, जिस प्राइस पे आपने प्रोडक्ट को सेल किया होता है उसका ऑलमोस्ट 15% अमेजोन चार्ज करता है। लेट्स सपोज कि आप ये देखते हैं कि आपने इस प्रोडक्ट को 12.49 में सेल किया है, तो आप इसका 15.5, ओके, आप इसका अगर 15.5% निकाल लेते ना इस प्रोडक्ट इस प्राइस का, तो वो ऑलमोस्ट 1.93 बनता है। तो ऑलमोस्ट अमेजोन जो 15 से 15.5% जो है वो कमीशन चार्ज करता है आपकी प्रोडक्ट की प्राइस का। अगर आप अपने प्रोडक्ट की प्राइस ज्यादा कर देंगे तो अमेजोन की जो कमीशन की प्राइस है वो भी ज्यादा हो जाएगी। अगर आपकी प्रोडक्ट की प्राइस कम हो जाएगी तो आपकी जो अमेजोन की कमीशन की प्राइस है वो भी कम हो जाएगी। ऑलमोस्ट 15 टू 15.5%, यानी कि 15 या 15.5% जो है अमेजोन आपकी सेलिंग प्राइस का कमीशन चार्ज करता है। ठीक है जी। ठीक है। तो एहसान भाई, इफ यू जी डोंट जी माइंड, इफ इट्स नॉट कॉन्फिडेंशियल, मतलब जैसा एक प्रोडक्ट की कोई एग्जांपल में आप प्राइसिंग जस्ट टू मोटिवेट अस बता सकते हैं? सही, एक प्रोडक्ट आप डिस्कस करे थे कि ये आपको कितने में कॉस्ट किया और इसकी कॉस्ट वगैरह क्या पड़ी, जस्ट टू हैव एन आइडिया, इफ इट्स नॉट कॉन्फिडेंशियल। नो नो मैं आपको अभी ना थोड़ी देर तक हम अभी इसको डिस्कस करने के बाद ना हम प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर को डिस्कस करेंगे। तो उसमें मैं आपको हर चीज़ें ठीक। क्लियर कर दूंगा कि आपने किस प्राइस इस प्रोडक्ट को कितने में कॉस्ट करते हैं, फिर आप कितने में सेल कर रहे हैं, फिर आपने क्या क्या चीज़ें ऐड करना, आपको शो हो जाता है कि जी आपने इसको में इसमें आपको कितने % प्रॉफिट मार्जिन आ रहा है, या फिर आपको कितने पाउंड जो है इसमें बचते हैं। श्योर श्योर श्योर। जी। तो यहाँ से बेसिकली आप जो है वो हर ट्रांजेक्शन का व्यू चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप जब आते हैं जी पेमेंट्स में, देन ट्रांजेक्शन व्यू में आते हैं, तो वो आप यहाँ से वो चेक कर सकते हैं कि भाई आप जो है इस प्रोडक्ट में कि आप, बल्कि हर सिंगल प्रोडक्ट आपको यहाँ पे बता रहा है ना, वो आपको जितने भी आपको ऑर्डर्स आए होंगे ना हर प्रोडक्ट आपको बताता है कि भाई आपने इस प्रोडक्ट में से इतने में आपने सेल की है, इतना हमारा कमीशन था इसमें से जो कि हमारी अमेजोन की फीस है, और देन जो बाकी है वो आपके अकाउंट में हम फॉरवर्ड कर देंगे। और जब आप ऑल स्टेटमेंट में क्लिक करते हैं तो यहाँ से आपको वो बताता है कि आपकी जो जो भी स्टेटमेंट्स हुई है, आपने जो जो भी पेमेंट्स आउट हुई होगी, जब जब आप आपकी पेमेंट्स आउट होती है तो वो आपकी ऑल ट्रांजेक्शन में आ जाती है, ऑल स्टेटमेंट्स में आती है, तो वो आपको यहाँ पे शो हो रही है जी आपकी ये पेमेंट जो है वो आउट हुई है और किस किस दिन आउट हुई है। तो यहाँ से वो आप चेक कर सकते हैं। और इसी तरह से यहाँ पे बिजनेस रिपोर्ट्स में जब आप आते हैं तो बिजनेस रिपोर्ट्स में वो आपको बता देता है अमेजोन के, यहाँ से वो आपको कहता है जी आपका सेल्स डैशबोर्ड,
कि भाई आपने कब कब कितनी कितनी सेल्स की है। अब मैं चाहता हूँ कि भाई मैं देखना चाहता हूँ कि मैंने पिछले महीने काम किया है और मैं देखना चाहता हूँ कि मैंने पिछले महीने में कितनी सेल्स की है। अब मैं ऐसा तो नहीं ना हूँगा कि मैं वन बाय वन हर प्रोडक्ट को चेक करूंगा, हाँ भाई इस महीने ये भी सेल हुई, ये भी हुई है, तो मैं हर एक को ऐड करता रहूँ कि भाई हाँ भाई अब मेरी इतनी सेल हुई है इस महीने की। यहाँ पे आपको ये फीचर देता है कि आप बिजनेस रिपोर्ट्स में जाकर अपनी सेल्स को चेक कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जी मैंने 1 फैब से लेकर 28 फैब तक मैंने जो थी वो एक महीने की मैं सेल्स देखना चाहता हूँ कि मैंने एक महीने में कितना सेल किया। तो मैं जब यहाँ पे डेट सेलेक्ट करके अप्लाई पे क्लिक कर लेता हूँ तो मुझे वो बताता है कि भाई आपने ऑलमोस्ट एक महीने में टोटल ऑर्डर्ड आइटम जो थी वो आपकी इतनी थी। ठीक है, आपको 338 ऑर्डर्स आए थे पिछले महीने जो कि 1 फैब से लेकर 28 फैब तक थे, और यूनिट्स ऑर्डर 412, यानी कि आपके जो उस आइटम जितने आपको ऑर्डर्स आए थे उसमें आपने कितने यूनिट सोल्ड किए हैं, बेसिकली 412 यूनिट्स आपने सोल्ड किए हैं। और आपकी जो ऑर्डर प्रोडक्ट की सेल थी इन पाउंड्स, जो आपकी जिस भी कंट्री में आप करें, यूके में करेगा तो पाउंड आ जाएगा, यूएस में करेगा तो डॉलर्स आ जाएगा। तो 5300 ऑलमोस्ट पाउंड्स की आपने सेल की है, जो आपकी एवरेज है पर आइटम। एक आइटम आपने इतने में सेल की है, और आपकी जो सेल्स की आइटम पर ऑर्डर, एक ऑर्डर की जो प्राइस थी वो आपकी ऑलमोस्ट 15.88 पाउंड्स थी। इस तरह से आप यहाँ पे आके अपनी पर मंथ सेल्स या फिर आप पर वीक, आप पर वीक भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखना वीक टू डेट, मंथ टू डेट, ईयर टू डेट, आप यहाँ पे कस्टमर में जाकर स्पेसिफिक डेट में आप भी चेक कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे आके वो आपको दिखाता है कि सर आपने इस मंथ में कितनी सेल की है और क्या क्या आपने सेल किया है। तो यहाँ पे सेलर सेंटर में आपको यहाँ से भी शो हो जाता है कि आपको बार बार नहीं देखना पड़ता या ऐड नहीं करना पड़ता कि भाई मैंने इस मंथ में कितना सेल किया है। तो यहाँ पे आप जो है वो आके सेल्स डैशबोर्ड में आके अपनी मंथ की सेल्स को, अगर आप 2 मंथ की भी देखना चाहते हैं तो 2 मंथ की देख ले, मंथ की देखनी तो मंथ की देख ले, वो आप पे डिपेंड करता है। आप यहाँ से आके चेक कर सकते हैं अपनी सेल्स को। तो उसके बाद हम आते हैं जी अपना, हमने अब हमारा जो मेन काम, मेन तो जो हमारा टारगेट था वो है शिपमेंट किस तरह से हम क्रिएट करते हैं। तो वो जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि हम शिपमेंट किस तरह से क्रिएट करते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा लेंथी प्रोसेस है। लेंथी इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन वो समझने वाला है कि आपने जो जब भी शिपमेंट क्रिएट करनी है, अगर वो आप समझ के शिपमेंट को क्रिएट करते हैं तो देन ही पॉसिबल है कि आप जो है, अगर आपकी शिपमेंट में कोई गलती हो जाती है आपसे शिपमेंट बनाते हुए, तो आपकी शिपमेंट में मसला आ जाएगा, आपकी शिपमेंट गुम भी हो सकती है, या फिर अमेज़न कह देगा कि भैया आपकी शिपमेंट में ये एरर आ रहा है तो मैं इसका कुछ नहीं कर सकता। आपने जब शिपमेंट करेंगे वो बड़े ध्यान से करनी, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हम डिस्कस करते हैं कि हम किस तरह से, बेसिकली मैंने अमेज़न रेवेन्यू कैलकुलेटर की बात की, वो हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया, तो मैंने कहा चलिए आज वो भी साथ डिस्कस कर लेते हैं, ताकि हम ज़रा बर्डन ना करें सेलर सेंटर को, एक दिन में सारा ना सीख ले, हमें फिर मिक्सअप हो जाएगी चीज़ें। तो आज हम दोबारा एक मूव करते हैं अमेज़न रेवेन्यू कैलकुलेटर। जब Amazon रेवेन्यू कैलकुलेटर पे आप क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको 2 तरह के रेवेन्यू कैलकुलेटर शो करवाएगा। एक आपको करवाता है जी .com में। .com में बेसिकली आप यूएस के लिए आप .com यूज करते हैं, और यूके के लिए आप .co.uk यूज करते हैं। जैसे कि अब मैं आपके सामने मैंने ओपन किया, ये Amazon रेवेन्यू कैलकुलेटर .com ओपन है मेरे पास अभी। तो यहाँ पे आप, अगर आपके पास सैलरी सेंटर अकाउंट नहीं है तो आप कंटिन्यू एज अ गेस्ट भी कर सकते हैं। जब आप कंटिन्यू एज अ गेस्ट करते हैं तो बेसिकली ये जो आपके सामने एक व्यू शो हो रहा है, आपको बता रहा है फुलफिलमेंट बाय Amazon रेवेन्यू कैलकुलेटर, FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर भी हम इसे कहते हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं कि भाई अगर मैं इस प्रोडक्ट को सेल करना चाहता हूँ तो मैं कितने में से सोर्स करूँ, तो मुझे कितने प्रॉफिट मार्जिन उस प्रोडक्ट में आता है। हम जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैं कोई भी प्रोडक्ट यहाँ से लेता हूँ, लेट्स सपोज चले इसको हम डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने क्या करना है, इसका एसिन कॉपी करना है। इस प्रोडक्ट का एसिन कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पे इसका एसिन जो है वो पेस्ट कर देना है। जब मैंने इसका एसिन यहाँ पे पेस्ट करना है तो मेरे सामने इसने इस प्रोडक्ट की जो भी डिटेल्स है वो मेरे सामने उसे शो करवा दी कि भाई इस प्रोडक्ट का नेम ये है, इसका एसिन है, इसकी पैकेज के डायमेंशंस है, इसका वेट है, उसने मुझे यहाँ पे शो करवा दिया सब कुछ। अब यहाँ पे ये कुछ मुझसे इन्फॉर्मेशन मांगेगा, भैया आप बताओ जी कि आपने, अब मैं देखता हूँ कि इस प्रोडक्ट को जो लोएस्ट FBA सेल कर रहा है वो इस टाइम ऑलमोस्ट 12 पाउंड में सेल कर रहा है। तो मैं कहता हूँ भाई मैं भी इसको ऑलमोस्ट 12 पाउंड पे अगर मैं सेल करता हूँ, मैं सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूँ,
12 पाउंड्स में आप यहाँ पे दो तरह के ऑप्शन आपको दिया है, जोर फुलफिलमेंट और अमेजोन फुलफिलमेंट। हमने जो जब भी हमने कैलकुलेशन करनी है वो हमने अमेजोन फुलफिलमेंट में जाके कैलकुलेशन करनी है, ताकि हमने बेसिकली FBA करना होता तो हम अमेजोन फुलफिलमेंट में ही कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिखा जी आइटम प्राइस। आइटम प्राइस का मतलब ये है कि आपने प्राइस चार्ज टू द कस्टमर, यानी कि आपने वो प्राइस यहाँ पे ऐड करनी है आइटम प्राइस के, जिस प्राइस पे आपने प्रोडक्ट को सेल करना है, जो प्राइस आपने कस्टमर से चार्ज करनी है प्रोडक्ट के लिए। तो यहाँ पे मैंने लिखा जी कि मैंने इस प्रोडक्ट को 12 पाउंड पे सेल करना है। अब नेक्स्ट हमें यहाँ पे एक कॉलम सा दे रहा है, वो जी शिप टू अमेजोन। अब शिप टू अमेजोन में बता रहा है कॉस्ट ऑफ शिपिंग द आइटम टू एन अमेजोन फुलफिलमेंट सेंटर, यू मे यूज एन एवरेज टू अकाउंट फॉर जोन रेफरेंस। अच्छा जी, अब शिप टू अमेजोन में बेसिकली हमने वो प्राइस ऐड करनी है जो कि हमारी शिपिंग कॉस्ट आती है ऑन अ सिंगल यूनिट। अब लेट्स सपोज कि मैंने जो है वो 30 यूनिट सेंड किए हैं अमेजोन को, और अमेजोन जो है मुझसे वो चार्ज करता है 5 पाउंड। मैं कहता हूँ 5 डिवाइडेड बाय 30, तो ऑलमोस्ट 16 पेनी जो है वो मेरे पास एक सिंगल यूनिट की कॉस्ट आती है। लेकिन मैं जब से काम कर रहा हूँ मैंने ये एक चीज ऑब्जर्व की है, जो मैक्सिमम कॉस्ट भी अगर आपको आती है सिंगल यूनिट, वो ऑलमोस्ट 0.25 आती है। यानी कि एक यूनिट पे आपको जो शिपिंग कॉस्ट आती है वो 25 पेन्स आती है ऑन अ सिंगल यूनिट। लेकिन मैं जब भी कैलकुलेशन करता हूँ तो मैं यहाँ पे 0.3 लगा लेता हूँ, मैं पॉइंट यानी कि 30 पेनीज ऐड कर लें। चले जी, मैं कहता हूँ यार अगर थोड़े प्राइस तो ऊपर नीचे हो भी जाए, डिफरेंस आ भी जाए, तो मुझे कोई लॉस ना हो। मैं सिर्फ कैलकुलेशन अभी कर रहा हूँ ना, मैं तो अभी देख रहा हूँ कि मुझे कितने बचते हैं। इसमें अमेजोन शिप टू अमेजोन में आप एक और कॉस्ट भी ऐड करते हैं। मैं जो वो ऐड करता हूँ ऑलमोस्ट, अगर तो आपने 3PL वरे से अपने FNS क्यूज लगवाने हैं तो वो आपसे ऑलमोस्ट 40 पेनीज या 35 पेनीज चार्ज करता है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसी में ऐड कर देता होता हूँ। अगर मैं 40 पेनीज करता हूँ और 30 पेनीज शिपिंग कॉस्ट, ऑलमोस्ट 70 पेनीज जो है वो मैंने ऐड कर देने होते हैं शिप टू अमेजोन पे। 30 पेनीज जो मैं ऐड करता हूँ, मैक्सिमम जो मैंने देखा है वो 25 पेनीज ही ऐड होते हैं आपकी सिंगल यूनिट पे कॉस्ट अमेजोन को शिप करते वक्त। लेकिन मैं यहाँ पे 30 पेनीज ऐड कर लेता हूँ, और जो 40 पेनीज जो मैं ऐड करता हूँ वो अगर मैं 3PL वाले से FNS क्यूज लगवाता हूँ तो वो मैं 40 पेनीज यहाँ पे ऐड करके दोनों की प्राइसेस को यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। और नेक्स्ट यहाँ पे बता रहा है जी एवरेज इन्वेंट्री यूनिट स्टोर्ड, the average number of units you hold in inventory for this product। कि वो आपको बताता है कि भाई अगर आपकी प्रोडक्ट की इन्वेंट्री जो है एक महीना पड़ी रहती है अमेज़न के उसमें, तो वो आपको यहाँ पे 1 बाय डिफॉल्ट होता है, आप इसको चेंज नहीं करते। और यहाँ पे आप यहाँ पे आते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट में वो आपको आता है कि आपने जो सप्लायर से प्रोडक्ट को कॉस्ट किया है, आपने किस प्राइस पे सप्लायर से प्रोडक्ट जो है वो सोर्स की है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि भाई मैंने जो प्रोडक्ट है 4 पाउंड्स में मैंने सोर्स की है, तो मैं जब इस पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे बताता है कि भाई इसने अब देखो कैलकुलेशन कर दी मेरे लिए। इसने क्या किया, इसने मुझे बताया कि भाई अगर आप इस प्रोडक्ट को 12 पाउंड में सेल करते हैं और इस पे आप जो है शिपिंग कॉस्ट और उसके अलावा FNS कॉस्ट भी ऐड कर लेते हैं, और आप इसको 4 पाउंड्स में जो है वो सोर्स करते हैं, देन आपको देयर इज 2.33% प्रॉफिट एंड दिस इज द 0.28 पेनीज। तो ये इसने आपको कैलकुलेट करके बताया कि भाई आपने अगर इस प्राइस पे प्रोडक्ट को सोर्स किया है और इस प्राइस पे सेल किया है, तो आपको इस प्राइस में इस प्रोडक्ट में ऑलमोस्ट 2.33% प्रॉफिट है, जो कि 28 पेनीज बनता है। अब यहाँ पे कुछ और भी डिस्कस करने वाला ये है कि यहाँ पे पहले ये शो नहीं करवा रहा था हमें कि सेलिंग और अमेजोन फीस में अगर आप देखें तो वो बात है रेफरल फी। रेफरल फी का मैंने आपको बताया कि ऑलमोस्ट आपकी प्राइस का 15 to 15.5% होता है, जो कि वो बता रहा है कि 1.8 पाउंड जो है वो आपसे रेफरल फी चार्ज करेगा अमेजोन, और आपसे फुलफिलमेंट बाय अमेजोन फीस जो FBA फीस है वो ऑलमोस्ट 5.14 पाउंड जो है वो इस प्रोडक्ट पे चार्ज कर रहा है। और 0.08 जो है वो आपकी इन्वेंटरी स्टोर की यूनिट को देखना, स्टोरेज कॉस्ट पर यूनिट सोल्ड। तो जो स्टोरेज कॉस्ट है इस यूनिट की, एक यूनिट की जो स्टोरेज कॉस्ट है वो ये है। अगर आपकी इन्वेंटरी जो है एक महीना पड़ी रहती है अमेजोन के वेयर हाउस, तो वो आपसे 0.08 पाउंड जो है वो चार्ज करता है एक यूनिट का। इस तरह से उसने आपका क्या किया कि यहाँ पे सारी की सारी आपको यहीं पे कैलकुलेशन बता दी, और देन आपको उसने कैलकुलेट करके बता दिया कि भाई आपका इसमें
2.233% जो है वो प्रॉफिट है, जो कि 0.28 पाउंड डॉलर बन रहा है। सॉरी, मैं पाउंड में बताया जा रहा हूँ, डॉलर बन रहा है, क्योंकि मैंने सॉरी वो किया हुआ था, हमसे यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है। हमने यहाँ पे calculator.com का सेलेक्ट करके तो प्रोडक्ट जो थे वो यूके के लगा दिए, तो वो नो इशू, लेकिन वो सिर्फ प्रोडक्ट चेंज हुए, लेकिन मेथड सेम है। मेथड यही रहेगा। आपने क्या करना है भाई कि आपने इसी तरह से कैलकुलेशन करनी होती है। तो अगर कोई कैलकुलेशन में इश्यू है तो वो मुझे बताए कि यहाँ पे कोई ऐसी चीज जो आपको मिस हो रही है, जो आप डिस्कस ना कर पा रहे हो, तो मुझे बता दीजिएगा। प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करते वक्त कोई ऐसी यहाँ पे मिस हो रही है, आपको समझ नहीं आया, तो मुझे बता देना। मेरा एक क्वेश्चन है, ये देखिए जो शिपिंग कॉस्ट आप कह रहे हैं और बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस के 0.25 से 0.3 पेनी होता है, जी जी। ये किस वेट तक के प्रोडक्ट की आप बात करें स्लैब में तकरीबन, क्योंकि वो मेरा ख्याल है फर्क होती होगी ना साइज डायमेंशन वगैरह के हिसाब से। जी ये मैं तो जो स्टैंडर्ड जनरल आप इन जनरल बात करें जी मैं ये स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स होते हैं जिनका वेट नॉर्मल होता है, यानी कि एक तो होती है जी ओवर वेट प्रोडक्ट होती है, एक होती है जी जब आपने हीलियम को डिस्कस किया वहाँ पे आपको साइज क्लियर की बात करता है कि इसका साइज ज्यादा है, कम है, नॉर्मल है। तो जो स्टैंडर्ड साइज के जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, उनका जो है वो ऑलमोस्ट 0.25 ही चार्ज होता है, या मतलब 0.30 ये में। स्टैंडर्ड साइज ये क्या रेंज होगी तकरीबन, कोई अंदाजन अम, एक 5 kg तक का या इस तरह कुछ? ये ऑलमोस्ट आपका होगा कोई 3 kg तक, 3 kg तक, ठीक ठीक ठीक। 2.23 kg तक जो होगा ना, 2.5 से 3 kg तक की जो प्रोडक्ट होगी ना, उसका ऑलमोस्ट इतना ही चार्ज होगा आपको। ठीक 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 ठीक। तो प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर का यहाँ पे हम वो भी दूसरा भी यूके का भी डिस्कस कर लेते हैं। आप यहाँ पे लिखेंगे अमेजोन रेवेन्यू कैलकुलेटर, यहाँ पे यूके आ रहा है, तो जब आप यूके यूके पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप यूके का भी ओपन कर सकते हैं। सेम मेथड होगा जी। आपने यहाँ पे क्या करना है जी, एफ एन एस की सॉरी एसएन जो है आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। आपने उसको बताना है कि भाई मैं 12 पाउंड पे इसको सेल कर रहा हूँ, 0.70 मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए। ये 0.70 जो मैं ऐड कर रहा हूँ, ये ऑलमोस्ट इसमें कम ही चार्ज होता है, ऑलमोस्ट 0.5 या 0.6 आपको चार्ज होगा, फिर भी आपको कुछ बच जाएंगे। तो मैं प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर थोड़े से ज्यादा रख लेता हूँ, ताकि अगर प्रॉफिट थोड़ा सा कम भी हो जाए तो मैं इसमें सस्टेन कर सकूँ। तो मैं कहता हूँ जी 4 पे मैंने किया है जी, तो मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ। ये देखिए मुझे अब, क्योंकि वो बेसिकली हमने जो कैलकुलेटर था वो सिलेक्ट किया हुआ था यूएस का, और प्रोडक्ट हमारे यूके के थे। अब ये मुझे बता रहा है कि भाई आपने अगर इस प्रोडक्ट को 12 पे सेल करना है और इस पे आपको इतनी परसेंट जो है वो फी रेफरल फी देनी पड़ेगी, ये आपकी जो है वो एफपीए फीस होगी। तो 0.70 जो है आपके पाउंड्स में वो आपके डिडक्ट हो गए एज ए शिपिंग एंड एफएनएस की यूज। और एक यूनिट को स्टोर करने का 0.07 अमेजोन आपसे चार्ज करेगा। और अगर आप उसको 4 में करें तो ऑलमोस्ट आपको इस प्रोडक्ट में 3.18 जो है वो पाउंड्स बचेगा, जो कि 26.5% बनता है आपके टोटल प्रॉफिट का। तो इस तरह से आप जो है वो किसी भी प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो कैलकुलेट करते हैं। तो आपको ये बता देता है कैलकुलेट करके कि भाई आप जो है एग्जैक्टली इस प्रोडक्ट में से कितना अर्न कर सकते हैं। यहाँ से आपको आइडिया होता है। किसी भी प्रोडक्ट को मेटू करने से पहले, या फिर किसी भी प्रोडक्ट को आप जब सोर्स कर रहे होते तो आपको डिफरेंट टाइप की प्राइसेस ऑफर हो रही होती है सप्लायर की तरफ से, कोई कम में दे रहा होगा, कोई ज्यादा में दे रहा होगा। तो आपने देखना कि भाई आपकी ये प्राइस तो सही में रहेगी ना, आपने सेल तो इतने में ही करना। अगर एक लोएस्ट एफपीए जो है इस प्राइस पे सेल करें, तो आप कोशिश भी ये होगी कि आप भी लोएस्ट एफपीए की प्राइस पे ही सेल करें। तो यहाँ पे आप जो है वो फीस ऐड कर लेते हैं 0.25। मैं कहता हूँ जो मिनिमम ज्यादा से ज्यादा वही चार्ज होती है, मैं 0.3 लगा लेता हूँ, आप भी ये करें तो 0.3 लगा लें। और जो एफ एन एस की यूज के चार्जेस है वो आपके ऑलमोस्ट जो है वो 0.4 चार्ज करता है। कोई भी जो 3PL वाला है, कम ज्यादा हो सकती है प्राइस। वो आप जब आप 3PL वाले से बात करते हैं, उसे नेगोशिएट करें, उसे आप कहते हैं कि सर थोड़ी सी प्राइस में कॉम्प्रोमाइज कर ले, तो कर लेते हैं। वो आपसे थोड़ा कम भी चार्ज कर, वो 3.3 भी चार्ज कर लेंगे आपसे। तो उस हिसाब से जो आपकी कमिटमेंट हुई होगी उससे उतनी प्राइस आप यहाँ पे ऐड कर दीजिएगा। तो यहाँ पे एक यहाँ पे 1 ही आएगा, क्योंकि आपका वो बता रहा है कि भाई एक यूनिट अगर आपका है उसको स्टोर करने का अमेजोन 0.07 आपसे चार्ज करता है। और अगर आप इस प्रोडक्ट को 4 पे सोर्स करते हो तो आपको ऑलमोस्ट जो है इसमें से 26%, और जो कि 3.18 पाउंड्स है, वो आप इस प्रोडक्ट में से अर्न कर सकते हो अगर आप इस प्राइस पे इसको सोर्स कर लेते हो।
तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं कोई भी प्रोडक्ट जो हूँ वो होल सेल के लिए अगर मैं कर रहा हूँ तो मिनिमम ऐसी प्रोडक्ट में मैं जाऊँगा जिसमें मिनिमम 10% प्रॉफिट हो रहा हो। अगर 10% प्रॉफिट नहीं हो रहा होता या 9% ही हो रहा तो मैं चले तो, लेकिन इससे कम मैं इसलिए नहीं जाता कि आपको फिर उसमें से प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा बचेगा। तो आप फायदा नहीं है कि आप मेहनत भी करेंगे इतनी ज़्यादा से और आप ऑलमोस्ट 10 से भी कम प्रॉफिट मार्जिन पे जा रहे हैं तो फिर फायदा नहीं होगा। कोशिश आपने ये करनी है कि कोई भी प्रोडक्ट जो आप सोर्स कर रहे हैं होलसेल के लिए तो उसमें जो प्रॉफिट मार्जिन है वो मिनिमम जो है वो 10% तो जरूर हो। अगर 9% भी आता तो फिर आप जा सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो है मिनिमम जो है वो 10% जरूर हो, ताकि आप उसमें से कुछ बना ले। ये ना हो कि आप सिर्फ फीसिस के पैसे ही पे करें और आप उस प्रोडक्ट से बचे कुछ ना। क्योंकि अगर आपने मेहनत की है तो आप जरूर कोशिश कीजिए कि आप कोई ना कोई प्रॉफिट जो है वो जनरेट कर सकें। तो इस तरह से हम जो है वो किसी भी प्रोडक्ट का कैलकुलेटर को यूज करते हुए प्रॉफिटेबिलिटी निकाल सकते हैं। तो इसमें प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेशन में कोई क्वेश्चन है तो बता दें। ठीक है जी, अगर आपको क्लियर है तो नो प्रॉब्लम। तो आज हमने बेसिकली सेलर सेंटर को डिस्कस कर लिया है थोड़ा सा। बस हमारा जो एक पोर्शन हमारा रहता है वो हम शिपमेंट्स जो है वो किस तरह से क्रिएट करते हैं वो मैं आपके सामने एक बार लाइव शिपमेंट क्रिएट करके दिखा दूंगा आपको। तो वो आप इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अच्छा एहसान भाई, मेरे दो क्वेश्चंस हैं। जी जी अ, एक तो ये देखें, जिसे हम आप कहे थे प्राइस चेंज कर सकते हैं, मुझे याद है आपने शुरू के कुछ लेक्चर्स में बताया था कि प्राइस अगर आप बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज करते हैं तो आप बाय बॉक्स उस प्रोडक्ट की गायब हो जाती है, उधर नजर नहीं आ रहा होता बाय बॉक्स। जी जी अमेजोन हाइड कर देता है, मुझे टर्मिनोलॉजी भी भूल गई है सब। जी, उसको अच्छा, सप्रेस्ड होता है बाय बॉक्स जो है। हाँ जी, स्प्रेस्ड हो जाता है बिल्कुल। अच्छा, तो हम प्राइस, मतलब अगर हमारे पास बाय बॉक्स चला गया है, हमें कितनी फ्रीक्वेंटली उस प्राइस को, मतलब लेट्स सपोज मैंने एक प्राइस की प्रोडक्ट आइडेंटिफाई की, कोट कर दिया अपने, मी टू कर दिया मैंने, और मैंने $12 प्राइस रखी है, 12 पाउंड प्राइस रखी है, जी और उस जी वक्त वो लोवेस्ट प्राइस थी। अब किसी और ने जी। प्राइस चेंज कर दी, अब हमें इस तरह की सिचुएशन में क्या करना चाहिए, मतलब कितना फ्रीक्वेंटली हम प्राइसेस को चेंज कर सकते हैं? होलसेल में बेसिकली पता क्या होता है, जो जितने भी एफपीएस सेलर्स होते हैं ना वो अपने प्राइसेस को एकदम से नहीं चेंज, एकदम से ड्रॉप नहीं करते। अगर आपकी जो लोवेस्ट प्राइस थी उस टाइम अगर 12 पाउंड थी तो कोई और सेलर जो आया होगा वो 11.99 कर देगा उसे। वो ये नहीं करेगा कि वो उसको 11 पे ले जाएगा, वो उसको हम्म, 11.99 कर देगा। तो आप कोशिश आप ये कीजिएगा कि अगर उसने प्राइस कम की है तो आप उससे कम ना करें। अगर उसने 11.99 की है तो आप कोशिश करें कि आप भी 11.99 ही कर दें, ताकि ये ना हो कि अगर वो आप 11.98 करेंगे तो वो फिर क्या करेगा, वो 11.97 कर देगा। तो इस तरह जो है वो प्राइस वॉर। प्रोडक्ट प्राइस वॉर स्टार्ट हो जाती है। तो हमने प्राइस वॉर से खुद भी बचना है और दूसरों को भी बचाना है, ताकि उस प्रोडक्ट में हम भी प्रॉफिट बनाते रहे और दूसरे भी प्रॉफिट बनाते रहे। तो अगर आप ये सोच के चलेंगे तो फिर आप भी अर्न कर सकेंगे उस प्रोडक्ट में और दूसरा भी कर सकेगा। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि नहीं भाई मैंने ही पाई बॉक्स लेना है, मैं ही इस प्रोडक्ट में बस सेल करना चाह रहा हूँ, तो इस तरह फिर आप भी लॉस में चले जाएंगे, वो जो दूसरा सेलर है जो आपके साथ प्राइस वॉर में अटैच हो जाएगा वो भी लॉस में चला जाएगा। अब देखें, इतने इधर जितने भी हम प्रोडक्ट्स अभी लेक्चर्स में देख रहे हैं उसमें मल्टीपल सेलर्स होते हैं, बिकॉज हमें तो ज्यादा से ज्यादा सेलर्स चाहिए भी होते हैं प्रोडक्ट जो आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। अब उसमें बाय बॉक्स एक बंदे के पास है, बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, जिनकी प्राइसेस ज्यादा भी हैं उनकी भी सेल्स होती रहती हैं, या जी क्या सिचुएशन होती है? जी, वो हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो प्राइस आपकी है ना, जो लोवेस्ट प्राइस होती है, अगर आपकी उस प्राइस से 2% प्राइस थोड़ी सी ज्यादा भी है तो आपको बाय बॉक्स इन्वॉल्व हो जाता है। 2%, अगर उससे ज्यादा हो जाएगा तो फिर आपको बाय बॉक्स में इन्वॉल्व होगा। अच्छा 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 अच्छा। तो वो टू ठीक है। परसेंट अगर आपकी प्राइस लेट्स सपोज का इसका अगर 12 पाउंड है तो इसका अगर आप 2% निकाल लेते हैं, मैं अभी देखता हूँ, तो ये 12 0.24 पेनी बन जाता है। 0.24 बनता है। तो अगर 12.24 मेरी प्राइस होगी तो देन मेरे पास बाय बॉक्स से चांसेस होते हैं इन्वॉल्व हो जाए। लेकिन अगर मेरी प्राइस इससे ज्यादा हो जाएगी तो फिर मुझे मसला होगा, फिर मेरे पास बाय हम्म, बॉक्स नहीं आएगा। सही 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 सही। तो वो जो प्राइसेस आपने चेंज करनी है वो यही है कि आप एकदम से ना चेंज करें। अगर कोई सेलर करता भी है तो आप उसके बराबर रहे, इक्वल रहे, ताकि आप जो है प्राइस वॉर में ना जाए। ठीक। अच्छा, और आ, एक चीज आखिरी, एक और इससे हटके एक क्वेश्चन था। देखें, जिस तरह अभी हम अमेजोन यूके में रजिस्टर करते हैं, अब हम सऊदी अरेबिया में बैठे हुए हैं, जी जी मैंने अपनी फर्म रजिस्टर कर ली, सब कुछ कर लिया, अब मैं
उसी कंपनी के थ्रू अमेजोन KSA में वर्क करना चाहता हूँ, तो मैं काम कर सकता हूँ? उसका क्या तरीका कार होगा? क्यों मैं तो उसके आप लिए नहीं, आप जी वो जी कंपनी आप वही यूज करना चाह रहे हैं? जी नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपने जिस भी कंट्री में वर्क करना है तो आपको उसी कंट्री में अपनी कंपनी रजिस्टर करवाना पड़ेगी ना। अगर आप मतलब आप लेट्स सपोज कि आप अमेजोन यूएस, KSA मार्केट प्लेस में देखें, जैसे मैं आप जब ट्रेनिंग दे रहे थे, मैं देखा आपके पास मार्केट प्लेसेस मल्टीपल शो हो रही थी। जी अब अगर जी, मैं अमेजोन UK की कंपनी से अमेजोन KSA की मार्केट प्लेस में सेल करना चाहता हूँ, तो मैं नहीं कर सकता? नहीं आप फिर नहीं कर सकते। आप देखना, अगर मार्केट प्लेसेस की आप बात करते हैं, वो बेसिकली आपको यूरोप शो करवा रहा है, तो वो आपको इसी में करवा रहा है। आप सेलर सेंटर को यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको कंपनी रजिस्टर करवानी पड़ेगी वहां पे। अच्छा 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 अच्छा, मतलब एज आप क्योंकि इंटरनेशनल सेलर नहीं आप कर सकते? नो नो, आपको कंपनी वहीं पे उसी कंट्री, अगर मैं यूएस में करना चाहता हूँ तो मुझे यूएस में कंपनी रजिस्टर करवानी पड़ेगी। यूएस में थोड़ा सा डिफरेंट काम है यूके से। यूके में ये है कि हमने सिर्फ कंपनी रजिस्टर करवाई है, सेलर सेंटर अकाउंट क्रिएट किया है, तो हम अपनी सेलिंग अपना वर्किंग स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन यूएस में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे कुछ इश्यूज है जिनको आपको रिजॉल्व करना होता है। आपने जो है वो किसी भी, आपने वहाँ पे कोई स्टेट सेलेक्ट करनी होती है, तो भाई मैंने इस स्टेट में अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड करवाना है, क्योंकि बहुत सी स्टेट्स है यूएस में। तो उसके बाद फिर आपने उस स्टेट का जो है वो टैक्स सर्टिफिकेट भी बनवाना होता है। तो भाई हर स्टेट में जो है वो टैक्स की परसेंटेज भी अलग होती है, कुछ स्टेट्स में टैक्स ज्यादा होता है, कुछ में कम होता है। तो आपने उस हिसाब से उस स्टेट में अपना टैक्स सर्टिफिकेट भी बनवाना होता है, और फिर देन वो आप टैक्स सर्टिफिकेट जो है वो आप जिस भी सप्लायर से कांटेक्ट करते हैं तो वो आपसे कहता है, आप उन्हें कहते हैं कि भाई मैं हूँ टैक्स, मैंने अपने आप को एज अ टैक्स रजिस्टर्ड करवाया हुआ है, तो मैं अपने प्रोडक्ट्स को रीसेल करने के लिए यूज कर रहा हूँ। मैं अपने प्रोडक्ट्स को, ऐसा नहीं है कि मैं एंड कस्टमर नहीं हूँ, तो मैं आपको टैक्स नहीं पे करूंगा। फिर वो जो सप्लायर है वो आपसे डिमांड करता है कि बस सर, अगर आप टैक्स से, अगर आप जो है वो रीसेल के लिए यूज कर रहे हैं, आप टैक्स नहीं पे करना चाह रहे, तो आप हमें अपना टैक्स एग्जाम्प्ट सर्टिफिकेट जो मैंने आपको शो करवाया था लास्ट क्लास में भी, कि वो आप हमें फिल करके अपना उसमें टैक्स आईडी नंबर जो आपको मिलेगा उस स्टेट का, वो आप पुट करते हैं, तो वो फिर उसको इस तरह से पता चल जाता है कि आप जो है वो टैक्स एग्जाम्प्ट है, तो आपको वो फिर टैक्स आपसे चार्ज नहीं करता। क्योंकि टैक्स जो है वो उसको देना पड़ता है जो कि एंड यूजर होता है किसी प्रोडक्ट का। जैसे कि मैं यूएस में सेल करने जा रहा हूँ, तो मैं एंड कस्टमर नहीं हूँ किसी भी प्रोडक्ट का, क्योंकि मैंने तो उसको रीसेल करना है, तो मैं फिर टैक्स क्यों पे करूँ? तो मैंने फिर टैक्स से बचने के लिए अपना टैक्स एग्जाम्प्ट सर्टिफिकेट उनको देना होता है, और उसमें मैं अपना टैक्स नंबर देता हूँ। तो यूके में ऐसा कोई सीन नहीं है। यूके में आपने अगर सेलिंग करनी तो आपको 20% वैट पे करना पड़ता है। नहीं, अब यूके वहां पे के अगर अंदर आप टैक्स से बच सकते हैं। तो अभी आप नेट प्रॉफिटेबिलिटी दिखा रहे थे कि लेट्स सपोज अगर ये बनती है, इसके बाद आपने हुकूमत को वैट भी पे करना है अगर 85,000 पाउंड से ज्यादा रेवेन्यू हो जाता है तो? यस, अगर होता है देन आप नहीं, वो आपने वैट बेसिकली ना आपने नहीं पे करना वो, क्योंकि आपने ऑलरेडी पे किया हुआ होता है। अब आप किसी भी, लेट्स सपोज कि आप किसी भी सप्लायर से कोई भी प्रोडक्ट सोर्स कर रहे हैं, ये वाली प्रोडक्ट आप किसी सप्लायर से सोर्स कर रहे हैं, और आपकी प्राइस आपने इसको सोर्स किया थी 4 पाउंड में, तो इसमें आपने उसको वैट भी पे किया होगा ठीक 20%। ठीक है ठीक है ठीक है। तो वो आप फाइल कर सकते हैं कि सर मैंने जो है वो वैट पे किया हुआ है, मैं उसको फाइल कर लेता हूँ, तो आप वो वापस ले सकते हैं वैट। और हम जो ये प्राइसेस अभी आप 12 पाउंड रेवेन्यू की प्राइस शो कर रहे हैं, ये जो हम सेल कर रहे होंगे, ये एक्सक्लूडिंग वैट प्राइस है? यस 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 यस। बाकी वो जो कस्टमर है वो 12 पाउंड प्लस कुछ वैट पे कर रहा होगा? जी बिल्कुल। बट वो वैट तो हमें तो 12 पाउंड मिलेंगे ना, नहीं वो वो वैट बेसिकली, हुकूमत? जी जी, वो बेसिकली जो अमेजोन जो वैट होगा वो ना, वो अमेजोन खुद ही फाइल कर रहा होगा गवर्नमेंट में। वो डायरेक्ट अमेजोन को ही जा रहा होगा? जी जी, वो बिल्कुल उसको जा रहा होगा। ठीक 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 ठीक। इसलिए अगर आप किसी और कंपनी में या कंट्री में काम करें तो वहाँ पर फिर आपको उनके उस कंट्री के रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। वो तो डेफिनेटली इस बात, अगर आप करेंगे तो आप वर्क कर सकते हैं वहाँ पे। सही हो गया। आखिरी चीज, मेरी कंपनी और बैंक अकाउंट हो गए दोनों एक्टिव। मुझे ओके। सेलर अकाउंट अभी बनाना है, तो वो मेरा ख्याल है फिर फैसल भाई ही इंडिविजुअली गाइड करेंगे, या वो आप भी बता सकते हैं अभी कैसे बनाना है? जी जी, वो आपको नहीं, वो बेसिकली वो आपको वही गाइड करेंगे। मैं जस्ट आपको ना एक यहाँ पे एक चीज़ शो करवाना चाह रहा हूँ। मैं बेसिकली आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि आप किस तरह से
अब ये बेसिकली ना मेरे पास एक यूएस का सप्लायर है, तो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे टैक्स सर्टिफिकेट आपको क्यों जरूरी है, टैक्स एग्जाम्प्ट होना वो आपको बहुत जरूरी है। अब ये मैं इसमें माय अकाउंट में जाता हूँ। ओके, यहाँ पे मैं जब आता हूँ तो ये यहाँ पे आ रहा है जी अपलोड टैक्स एग्जाम्प्ट फॉर्म। ये भी ओपन हो रहा है। तो ये जहाँ पे हमें शो करवा रहा है ना अपलोड टैक्स एग्जाम्प्ट फॉर्म, तो वहाँ पे हमें बेसिकली ना वो जो सर्टिफिकेट मैंने आपको लास्ट क्लास में दिखाया था वो आपको वहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। ये अगर मैं आपको सही। दिखा सकता हूँ, S10 के नाम से मैंने सेव किया था, अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है यहाँ पे, बेसिकली ये पड़ा हुआ है। ये वाला जो है, अब ये बेसिकली मैंने वर्जीनिया का सेव किया हुआ है। तो यहाँ पे आप जो है वो वर्जीनिया का, अगर आप जो आपने कंपनी रजिस्टर करवाई अगर वो आपने वर्जीनिया में करवाई है तो आपको वो वर्जीनिया का अपलोड करना पड़ेगा। अगर आपने किसी और स्टेट में करवाया तो फिर आपको वो उस इसका सेल्स एंड टैक्स यूज टैक्स सर्टिफिकेट ऑफ एग्जाम्पशन, तो वो फिर हर स्टेट के लिहाज से वो अलग अलग है। तो आपको फिर जिस स्टेट में भी आपकी कंपनी रजिस्टर्ड होगी ना उस स्टेट का आपके पास टैक्स नंबर होगा, तो आप वो नंबर पुट करने के बाद आप इस सर्टिफिकेट को जैसे अपलोड करेंगे तो वो आपको अलाउ कर देते। तो फिर जो आपका टैक्स होता है ना बेसिकली उस प्रोडक्ट पे वो आपका जीरो हो जाता है, फिर वो आप नहीं पे करते हैं उनको। ठीक। जी, वो बेसिकली इस तरह से वर्क करता है वहाँ पे। ओपन नहीं हो रहा तो फिर मैं आपको दिखा दूंगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है जी, आज की क्लास में कोई और क्वेश्चन तो नहीं आपका? नहीं, मेरा नहीं तो कोई नहीं कोई। क्वेश्चन। चलो ठीक है, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और आपके साथ में शिपमेंट का हमारा रहता है वो हम डिस्कस कर लेंगे, बाकी जो हमारा थोड़ा बहुत कोर्स का कोई और पार्ट रहता होगा हम साथ साथ वो डिस्कस करते जाएंगे आपके साथ। ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज। Yes. अल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज।